आपके ये जो शाहाना खर्चे हैं, मौलाना खर्चे, इनको कौन कम करेगा? कभी आपने ये भी सोचा है कि यार इनको कम कर दें? अदर टैक्स, अब ये क्या चीज़ होती है यार? अदर टैक्स, ये कौन सा टैक्स होता सही। है? जब सबसे पहले लोन वाली प्रपोजल आती है ना, मैंने अफसरों को देखा है, वो देखती है वो लोन है, तो यार खोल, इसमें कोई ट्रिप शिप लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए? सरकारी इदारों में क्या एक फियर का एक माहौल है, डर का, सही। कि कोई खुल के सामने भी नहीं आ सकता, बात भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान को चला कौन रहा है वो तो सबको पता है। कुछ तबकात हैं जो कि कानून से बालतर हैं, उनसे आप पूछ नहीं सकते। वो सिविल में भी है और नॉन सिविल में भी है। अदालतों का आपके सामने पता है क्या हाल है। वो तो सरकारी वकील को देखते हैं तो वैसे ही वो जो सामने जज बैठा होता है उसका रंग जर्द पड़ जाता है। तो सर ये एक सिलसिला है, एक सर्कस है जो चल रहा है, बस चल रहा है। जो चीज़ टैक्स पेयर मनी पे चलती है उसका कोई ऑटोनॉमी नहीं है, उनका भी उसी तरह एहतसाब होगा। प्राइम पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ डॉक्टर खलील और आज हम बात करेंगे शाहिद महमूद के साथ। शाहिद महमूद इकोनॉमिस्ट हैं और जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो है एक रिसर्च पेपर। जो रिसर्च है और जो एनालिसिस है इसमें शाहिद महमूद जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने किया है। शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। वेलकम शाहिद साहब। इसका जो टॉपिक है या ये जो क्वेश्चन है जिस पर रिसर्च पेपर है मैं पढ़ता हूँ तो मुझे हंसी आने लगती है, हैरानी होने लगती है और मेरी समझ में नहीं ये बात आती कि ये लोन किस तरह का लिया गया, क्यों लिखा गया, क्यों लिया गया, लेकिन ये लोन लेने की ज़रूरत क्या पड़ गई है। मतलब पी वर्ल्ड बैंक्स PRR लोन, पाकिस्तान रेजेज रेवेन्यू लोन, पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू रेज़ करने के लिए ये लोन लिया है। मैं इसे यूँ कहूँगा कि पाकिस्तान रेज़ेज़ लोन टू रेज़ रेवेन्यू। तो ये बन तो इस तरह की बात जाती है। जी बिल्कुल सही। अच्छा, ज़रूरत क्या पड़ी है असल ये लोन लेने की? अगरचे दोनों मकासद बता दिए गए किस लिए लिए गए, लेकिन पहली बात वही कि क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी कि ये लोन ले FPR? पहली दफ़ा जब मैंने भी ये जब मेरे सामने आए और जब मैंने ये टाइटल पढ़ा तो मुझे भी थोड़ी सी वो ये है कि एक बंदे को थोड़ा सा वो होता है कि ऐसे वो गपशप वाला वो लगता है थोड़ा सा। जी, जी। एक चीज़ है कि हम लोग टाइटल बनाने में बड़े अच्छे हैं। एक कोई इनोवेटिव टाइटल जो है ना, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया और साथ इनके डोनर्स भी हो गए, तो ये टाइटल बड़े अच्छे बनाते हैं। तो खैर मेरे सामने जब ये आया कि पाकिस्तान रेजेस रेवेन्यू, तो सबसे पहले तो मेरे जहन में यही आया कि यार पाकिस्तान कब से रेवेन्यू रेस कर रहा है, 1947 से ही रेस कर रहा है, जी, जी। तो कौन सी ऐसी नई बात है। तो खैर एनीवे, उसमें जो आपने कहा ना कि पाकिस्तान लोन फॉर रेजिंग रेवेन्यू, लोन ले लेते हैं लेकिन रेवेन्यू उधर ही जाता है। तो उसमें सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आया रिसर्च से पहले भी, कि यार इससे पहले भी तो लोन लिए गए थे। $400 मिलियन का एक और लोन लिया गया था 2004 में, 3-4 में, वर्ल्ड बैंक से ही। वर्ल्ड बैंक से ही। जी। और इट वाज़ डिज़ास्ट्रस। हुँ। ठीक है जी। वो सारा ज़ाया हो गया। अ, और जिस वक़्त ये लोन लिया गया था 2003-4 में, उस वक़्त टैक्स टू जीडीपी रेशियो तकरीबन 11% थी। ठीक। जब ये लोन ख़त्म हुआ, टोटल यूटिलाइज़ हो गया वो वाला लोन, तो उस वक़्त फिर टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है कम हो के 9% पे आ गई। वेरी गुड। ठीक है जी। लोन का नतीजा तो यही निकलना चाहिए ना, जब लोन ले लिया तो फिर सो गए ना हम। सो गए तो जब ये मेरे सामने ये प्रोजेक्ट आया तो मैंने यही सोचा, मैं कि यार कि फिर दोबारा लोन ले रहे हैं। लेकिन एनीवे बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि ये कोई पहला लोन लिए और जो एफपीआर का जो तरीकाकार और डोनर्स का है ना, ये आखिरी होगा। तो हुँ। इट्स अनदर इन लाइन ऑफ द लोन्स दैट एफपीआर हैज़ बीन टेकिंग। 21वीं सदी में अब तक एफबीआर ने तकरीबन $1 बिलियन का लोन ले चुकी है कि हम FPR एफबीआर $1 बिलियन। का लोन ले चुकी है एफबीआर के जी, हमने इन्हीं मकासद के लिए। और वो 1 2 3 वो बड़े मखसूस फ़िक्रे होते हैं ना, अब तो उनको सुन के हँसी आती है, कैपेसिटी बिल्डिंग और जी, जी। ये और वो। सही। तो ये सारे उन्हीं में यही चीज़ें मेंशन थी। तो पहला सवाल तो ज़हन में यही आता था कि यार इस बार क्या इन्होंने कैसा कोई ऐसा स्पेशल एहतमाम किया हुआ है। और आपने जो सवाल पूछा वो बड़ा इम्पोर्टेंट, वो मैंने भी पूछा था जब मैंने एफबीआर के एक उनसे मुलाकात की, एफबीआर के एक बंदे से। जी। नाम ऑब्वियसली उनका नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने नहीं, नहीं, ठीक है। तो हाँ जी। हाँ जी, आप लेकिन खुद अंदाज़ा कर लें कि सरकारी इदारों में क्या एक फ़ियर का एक माहौल है, डर का, सही। कि कोई खुल के सामने भी नहीं आ सकता, बात भी नहीं कर सकते। तो ख़ैर उनसे जब मैंने बात की और जो आपने सवाल पूछा, मैंने भी यही कहा कि इससे पहले भी आप लोग लोन्स ले चुके हैं। फिर उसी लोन की मैंने मिसाल दी। अब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन ख़ैर मैंने कहा जी जब वो फ़ेल हो गया तो अभी ये जो आपने लोन लिया है 2019 में ये लिया था। तो क्या सोच के लिया था? आप लोगों ने कोई पैरामीटर्स डिज़ाइन किए थे
कि इस बार ये फेल ना हो और पिछले तजर्बे से आप लोगों ने कुछ सीखा। तो उनका सिंपल आंसर ये था, सादा सा सवाल। उन्होंने कहा कि यार ये हम पे बज़ोरे बाजू जो है फोइस्ट किया गया है लोड। अच्छा, लोन जो है फ़ॉइस्ट किया गया कि हम पे डाल दिया गया कि ये ले। अच्छा, कुछ थोड़ा-सा ये वज़ाहत करेंगे, मतलब ये प्रेशर कहाँ से था कि भई लें ये लोन? ये मैंने भी पूछने की कोशिश की, लेकिन इस सवाल से वो जो है उन्होंने जवाब नहीं दिया। जिस तरह और बहुत से सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा यार वो नहीं बताया उन्होंने। मैंने कहा जी बता दें किसने प्रेशर डाला था? कोई सरकार का कोई इदारा था जिसने आप लोगों को प्रेशराइज़ किया कि ये लोन लो, आप लेना नहीं चाहते थे, या कोई और किसी जगह से आपको वो आया? तो वो बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो मेरे अपने सोर्सेज़ हैं, जो मुझे अपनी इत्तला मिली है, वो यही है कि इन पे ये लोन फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से। अच्छा, सही। तो मतलब आप सिर्फ़ ये सोच लें कि जब एक चीज़ की बुनियाद घर बनाते हैं ना, तो डॉक्टर साहब जब घर की बुनियाद ही जो है सस्पेक्ट हो, जी, जी, कि जिसके लिए आप बना रहे हो वो चाहता ही नहीं है कि यार मैं घर बनाऊँ, सही। तो और बुनियाद आप उसकी गलत रख दें, तो वो किसी दिन वो एक हल्के से झटके से भी वो घर गिर जाएगा। जी, तो जब आपने बुनियाद ही उसकी ये रखी है कि एक इदारा जो है वो कह रहा है कि यार उसके अफसरानों को भी नहीं पता, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आता है कि ये लोन जो है आप साइन कर लें, एंड दे आर अनप्रिपेयर्ड। तो इस लोन में भी यही हुआ। आगे चल के और बातें तो वो तफसील से करेंगे, लेकिन उस लोन में भी यही हुआ कि उन्होंने कहा कि यार अच्छा लोन तो ले लिया, उसके बाद उन्होंने सोचना शुरू किया साइन करने के बाद कि अच्छा अब हम लोन तो ले रहे हैं, करना करवाना क्या है इसका, ठीक है, सही। सो इट वाज सम पोस्ट प्री थिंकिंग, नॉट प्री थिंकिंग। किसी प्लान से नहीं है, लोन पहले आने वाला है, समझें, हमें ये सोचना है कि आप कहाँ इसको यूटिलाइज़ करें। कहाँ यूटिलाइज करना है। अच्छा, एक चीज़ तो शायद साहब इसमें क्लियर हो गई ना कि जैसा आपने कहा कि भई फ़िनांस डिवीज़न की तरफ से, तो अच्छा मेरे जो तो इसमें कि समझें कि मैंने जो अज़्यूम किया हुआ था वो ये था कि एफबीआर के ही लोग करते होंगे ये ना, जो भी एफबीआर के टॉप ब्यूरोक्रेसी है वो करती होगी भी लोन लें, हम लोन लें। लेकिन बहुत सारे लोन हैं तो उसमें अच्छा, लेकिन चलें फ़िनांस डिवीज़न की तरफ से। अच्छा, लेकिन फिर एक और भी चीज़ मैं समझता हूँ कि मतलब एफबीआर ने खुद लिया या फ़िनांस डिवीज़न के मतलब अंडर द प्रेशर ऑफ फ़िनांस डिवीज़न वो लोन लिया, या गवर्नमेंट ने, काबीना में से किसी ने कहा, या चीफ एग्ज़ेक्टिव जो है उसने कहा किसी, लेकिन ज़िम्मेदारी चीफ एग्ज़ेक्टिव पे जाती है, ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट पे जाती है, ये लोन लिया गया। किसी ने भी लिया, किसी ने भी कहा। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आई एम सॉरी टू से जब आपके एग्जीक्यूटिव जो है वो बेचारे इतने बोंगे हों कि उनके सामने उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो एक फाइल रख दे कि सर इस पे बस दस्तखत कर रहे, मैंने सब कुछ देख लिया है, तो वो बगैर पढ़े लिखे, बगैर पूछे, बगैर सवाल किए वो दस्तखत कर दे कि यार ठीक है। तो फिर जो है आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अब देखें अक्सर डॉक्टर साहब बात की जाती है कि जी इस मुल्क में ये डेफ़िसिट है, इस मुल्क में वो डेफ़िसिट है, ये कम है, वो कम है। जी, मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ, ये मैंने आपसे भी ज़िक्र किया है। इस मुल्क में सबसे बड़ा डेफ़िसिट जो है ना, वो इधर का डेफ़िसिट है। ब्रेन डेफ़िसिट, इंटेलेक्चुअल डेफ़िसिट, वो सबसे बड़ा डेफ़िसिट है। मैंने सरकारी इदारों में काम भी किया हुआ है। ठीक। तो वहाँ पे देखें ये लोन जो होते हैं ये पुश किए जाते हैं। अच्छा, अब आप इस पे एक सवाल ये आता है कि नहीं यार इसमें तो ये होता है कि वो क्या सेक्रेटरी जो होता है या फिर इदारे का सरबराह जो होता है वो इनकार नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आज अगर कोई एफबीआर का चेयरमैन है, कल को हो सकता है वो फाइनेंस का सेक्रेटरी लग जाए। अच्छा, ठीक है? मतलब म्यूज़िकल चेयर्स चलती रही, म्यूजिकल चेयर तो वो एक दूसरे को नाराज नहीं करते। ठीक। ठीक है? वो एक वर्ड यूज़ किया जाता है ब्यूरोक्रेसी और अफवाज में, ओब्लाइज करना। ठीक। अप्लाइज और एक और बड़ा फैंसी वर्ड है अकोमोडेट। ये दोनों बड़ा यूज़ करते हैं ना जी। तो जी ऑब्लाइज करें या अकोमोडेट करें। तो एक दूसरे को ऑब्लाइज और अकोमोडेट इसलिए करते हैं क्योंकि कल को जो है हो सकता है इनको ही ये सीट मिलनी हो। जिस इदारे पे ये लोन थोप रहे हैं, बिल्कुल, हाँ जी। हो सकता है जो अभी देखिए जो एफबीआर के चेयरमैन है, वो इससे पहले पावर डिवीज़न के जो है वो सरबराह रहे हैं, सेक्रेटरी रहे। उससे फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज़ के रहे हैं। ठीक है? तो वो उनको भी अंदाज़ा होता है कि यार मैं सारी उम्र इधर नहीं रहना, हो सकता है मैं इधर चला जाऊँ। तो वो एक-दूसरे को ओब्लाइज करते हैं कि अगर मैंने इनको इनकार कर दिया तो कल को ये कहेंगे कि नहीं इसकी यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि इसने जो है इस तरह में वो किया। सो दिस इज़ द वे द ब्यूरोक्रेसी वर्क्स। फिर इसके बाद इनका जो पाइड में मैंने एक रिपोर्ट की थी, जिसपे कुछ डोनर्स हमसे बड़े सख्त नाराज़ हैं, जिसका उन्होंने इज़हार भी किया था वहाँ पे, अभी जब हम थे वहाँ पे उसकी वो की थी रुनमाई की थी। अगर जो प्लॉटिस्तान वाली थी, नहीं, 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 ये वो सेरिना में जब हम वो कर रहे थे। नहीं, नहीं, जो आप हाँ, पाए की रिसर्च थी।
पाइट की रिसर्च जी फॉरेन एड के बारे में थी, उसका असर्टिवनेस ही बसिंग और उनके डोनर्स और कंसल्टेंसी वर्क के बारे में। तो इस पे भी काफ़ी नाराज़ थे, लेकिन उसमें एक हकीकत जो मैंने बयान की है विद एग्जांपल्स जी, जी। कि ये भी जो है डोनर्स जो हैं अब मेरे और आपके साथ तो नहीं बैठते, हम कौन हैं? ठीक। ओह! सही है। कभी आपने देखा है कि वो इधर किसी ऑफिस में आए हैं या हमसे बैठ के उन्होंने बात की है कि यार चले एक म्यूचुअल रिसर्च का वो एजेंडा है हमारा, तो बैठ के ज़रा डिसाइड सही। करते हैं। बड़े डोनर्स जो होते हैं आपको मिलेंगे ईएडी में, फाइनेंस डिवीजन में या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मिलेंगे। ठीक। वो हर रोज़ उधर बैठे होते हैं। हुँ, तो ये पूरी एक लॉबी है, ये भी पुश करते हैं। सही। अच्छा, इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है शाहिद साहब वो ये है कि मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक है या वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है, ये तो मतलब गन पॉइंट पे तो हमें नहीं कहते ना कि ये लोन लें आप। जी, जी। मतलब एक तरह से इन पे तो ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं। अच्छा, अब वो फ़िनांस डिवीज़न है, ब्यूरोक्रेसी है, एफबीआर है, एफबीआर की ब्यूरोक्रेसी है। मैं ये समझता हूँ कि हमें सीधा-सा मतलब जो जहाँ तक ज़िम्मेदारी जाती है, वो ज़िम्मेदारी जाती है गवर्नमेंट पे, वो जाती है चीफ़ एग्ज़ेक्टिव पे, वो जाती है काबीना पे और फ़िनांस मिनिस्टर जो है उस पे जाती है। मतलब ये है ना एक तरीका पूरा जो फ़्लो कहाँ से कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी और कहाँ तक जा रही है। तो ज़िम्मेदारी तो हम गवर्नमेंट पे ही डालेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जो इसमें स्टडी में और ये पता चलना चाहिए लोगों को कि $400 मिलियन का ये लोन था। अच्छा, ये कोई पहला जैसे आपने कहा भी, ये कोई पहला या आखिरी लोन नहीं था, इससे पहले भी लोन लिए गए और इससे बाद भी लिए जाते रहेंगे। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारी गुफ्तगू से क्या होगा? ठीक है ना? अच्छा, वो अब चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जो है उनके सामने जो फ़ाइल रखती जाती है, इस पे वो बगैर देखे, बगैर पढ़े या जो बता दिया जाता है उस पे यकीन करके अगर वो साइन कर देते हैं, ज़िम्मेदारी उनकी है, जी, जी। उस ब्यूरोक्रेट की नहीं है। तो ये उनका अच्छा, लेकिन बात वही है कि वो चीफ एग्ज़ेक्टिव भी किसी को जवाबदेह नहीं है। हमारी गवर्नेंस जो है ये हवा में मौजूद है, जी, डॉक्टर। कहीं खड़ी नहीं हुई है, वो अकाउंटेबल किसी को नहीं है जी, जी। वो गवर्नेंस और सबसे अच्छा ये इसमें आपने एक बड़ी अच्छी टेबल बनी हुई है कि जो एफबीआर है उसने अब तक कितने लोन लिए हैं। अच्छा, मैंने इनको काउंट किया है, तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उससे एफबीआर ने 12 लोन लिए हैं अब तक। जी। और ये शुरू हुए हैं लोन, हाँ जी, ये 89 से लेना 1989 में पहला लोन लिया एफबीआर ने और उसके बाद से ये लगातार एशियन डेवलपमेंट बैंक से। हाँ, ज़रूरतें हुई एशियन डेवलपमेंट बैंक से और ये उस वक़्त से लोन लिए जा रहे हैं टोटल अभी तक 12 लोन लिए जा चुके हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक माशाल्लाह माशाल्लाह कहा पाए। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का स्कोर थोड़ा कम है। अभी ये चौथा लोन है, तो वर्ल्ड बैंक से भी पहला लोन 2004 में लिया गया और ये चौथा अभी 2019 में लिया गया है जो कंटिन्यू कर रहा है मेरे ख़्याल है प्रोजेक्ट ना अभी वो। और आपने जैसे इसमें रिपोर्ट में लिखा भी है कि अभी उस लोन का 80% जो है वो यूटिलाइज़ हुआ है। बाकी अभी होना है लेकिन 80% यूटिलाइज़ हो गया है और आगे क्या सूरत-ए-हाल है, क्या जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए कि नहीं हुए, उस पे भी हम बात करते हैं अभी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 12 और 4 16 लोन एफबीआर ने ले लिए और आपने कहा मेरा ख़्याल है इसी टोटल की आप बात कर रहे थे, कोई $1 बिलियन के एफबीआर लोन ले चुका है अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। लेकिन वहीं का वहीं मौजूद है बल्कि पीछे जा रहा है वो। जी, वो आपने बताया जैसे हर लोन के बाद जो परफॉर्मेंस है कम हो जाती है, जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो भी कम हो जाती है। अच्छा, किसी ने इनसे हुकूमत ने ही इनसे कभी सवाल नहीं पूछा कि भई आप ये लोन ले रहे हैं और इसका नतीजा क्या सामने आ रहा है? क्योंकि देखें अल्टीमेटली ये लोन वापस होने हैं। इसमें मैंने देखा है टेक्निकल असिस्टेंस भी है लेकिन टेक्निकल असिस्टेंस जो है ना वो बहुत थोड़ी है, मतलब $0.6 मिलियन, ठीक है ना? अच्छा, इसके बजाय जहाँ पे लोन लिखा है $1000 मिलियन ये लोन है। चलिए वो थोड़ा-सा झुंगा आ गया ना बीच में जिसे हम कहते हैं। असल तो लोन है ना और वो लोन कहाँ से टैक्स पेयर्स जो टैक्स देंगे उससे ही वापस होंगे। तो कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत जो है, मतलब ये 12 और 4 16 लोन एफबीआर ने ले लिए हैं और इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, हुकूमत की कोई जवाबदेही नहीं। हुकूमत ने कभी एफबीआर से नहीं पूछा चलें आपने लोन ले लिए लेकिन आपने क्या अचीव किया इन लोन से? जी, डॉक्टर साहब बहुत सी इस आपका सवाल उसमें बहुत सी चीज़ें, एक तो ये है कि जी बिल्कुल मैं मानता हूँ और एग्रीड कि ये हमारे जो है सिस्टम की डेफिशिएंसीज़ हैं और अल्टीमेटली जो इल्ज़ाम आना चाहिए और जिनसे पूछ-गछ होनी चाहिए, वो हमारा सिस्टम ही है। अब मिसाल के तौर पे अब आपने जो बात जो आपने ये टेबल ये मुझे डॉक्टर महमूद खालिद है पाइड में, जी, उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था। देखिए अगेन सवाल यही आता है ना कि एक एग्ज़ेक्टिव है या एक ऑफ़िसर आपने हायर किया हुआ है,
जो कि आपके गम फाइनेंस डिवीजन में है या एफपीआर में या ईएडी में है, जो कि फॉरेन लोन से डील करते हैं, वही साइन करते हैं ना ये चीज़ें। तो सवाल ये है कि ईएडी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन। इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, सवाल ये है कि जब मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं ईएडी में काम कर रहा हूँ, मुझे हायर किसी काम के लिए किया गया ना, मुझे सिर्फ तनख्वाह के लिए तो नहीं हायर किया गया। जी सवाल ये है कि जब मेरे पास ये चीज़ आती है कि जी एक लोन है, इस पे हमने साइन करना है, तो क्या मेरा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं पूछूँ यार ठहरो, वेट, ये इतना लंबा टेबल है, ये तो 80 से हम लोन लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। अब आप और दूसरा लोन किस लिए ले रहे हैं? वो जो पहले जो हुआ है, उसका ज़रा एनालिसिस, कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाल के मुझे दिखा देना। सही, हाँ जी, एडिशनल सेक्रेटरी पूछ ले। सही, फिर अच्छा उसके बाद जब ये चीज़ जाती है आपके पास कि एग्ज़ेक्टिव के पास, फिर फाइनेंस डिवीज़न जाती है। फाइनेंस डिवीज़न इसको पुट अप करता है एग्ज़ेक्टिव के लिए। हुँ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर। जी, इस चेन में कहीं तो कोई पूछने वाला हो ना कि यार हाँ, व्हाट फॉर? बिल्कुल, ठीक है, लेकिन आपकी बात कि हमारा, इसीलिए मैं कहता हूँ ना सर कि पूरा सिस्टम तबाह है, हर एक कॉम्प्रोमाइज़्ड है। सॉरी टू से। कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि सबसे पहले यहाँ पे तरीकाकार ये नहीं होता, मैंने सरकारी दफ्तरों में काम किया हुआ है, आपका भी सरकार से पाला पड़ा हुआ है। वहाँ पे जब सबसे पहले ये चीज़ आती है ना, मैं हाल खुदा को हाज़िर और नाज़िर जान के कह रहा हूँ, जब सबसे पहले लोन वाली प्रपोज़ल आती है ना, मैंने अफ़सरों को देखा है, वो देखते ही वो लोन है, ओ यार खोल इसमें कोई ट्रिप शिप लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए? तो प्रोजेक्ट वो पेज़, तो ये चीज़ें वो सबसे पहले देखते हैं, उसमें फ़ौरन, और ये डोनर्स को ही पता है। वो इनको थोड़ा-सा वो लल करते हैं, एक किस्म की, सॉरी टू से, वो एक वो रिश्वत जिसे कहते हैं कि यार आपके ट्रेनिंग्स होंगी, फ़ॉरेन ट्रेनिंग्स। सही, फ़ॉरेन ट्रेनिंग क्या होती है? बाहर की सैर होती है। बिल्कुल, सही है जी, कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पे। और फिर इसमें ये होता है कि जी ये प्रोजेक्ट, अब ये पीआरआर भी प्रोजेक्ट है, इसके लिए इन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर हायर किया होगा, जो विदिन एफबीआर ही आया होगा या फाइनेंस डिवीजन से। जी, तो वो होता ये है कि जो सरकार की तनख्वाह होती है उससे 3 गुना ज़्यादा तनख्वाह होती है। ठीक। ठीक है जी। अच्छा उसके साथ-साथ मिल रही पैरेलल 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 में मतलब रेगुलर सैलरी। रेगुलर सैलरी के अलावा प्रोजेक्ट अलाउंसेस वगैरह सारी चीज़ें चल रही होती है। तो कौन इनकार करेगा? यहाँ पे इनकार करने वाला कोई नहीं है। फिर दूसरी बात ये है, जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि उनसे पूछ-गछ कोई नहीं है। मैं किसके पास जाऊँ? चले एक तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जी मैं ले जाता हूँ, मेरे पास एविडेंस है। मैंने ये जो फॉरेन एड की स्टडी की है, इसमें मेरे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं। अभी मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा हूँ। सही, एडीबी का आपने ज़िक्र किया। जी, एडीबी का एक यहाँ पे एक बहुत ही पक्का क्लाइंट जो है वो एनएचए है। अच्छा। जो मैं जिनके अभी मेरे ख्याल जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जी, जी, उनके जो लोन बहुत ज़्यादा बढ़ वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बड़ा लॉस मेकिंग है। जी, बिल्कुल, ठीक है जी, पब्लिक सेक्टर। हाँ जी, वो एडीबी का बहुत बड़ा क्लाइंट है। यहाँ पे हर डोनर ने अपने क्लाइंट रखे हुए हैं वेरी गुड। सरकार के इदारों में। तो वो मैं स्टडी कर रहा था, वो जिस काम के लिए 2003 का लोन था, हुँ, उसके बाद अभी परसों ही एनएचए ने दोबारा उसी सड़क के लिए फिर एडीबी से एक लोन साइन किया। सेम सेम सड़क के लिए। सेम सड़क के लिए, ये कोई 5वां लोन है उसी सड़क के लिए। सही है, मतलब बड़ी कंसिस्टेंसी है। बड़ी कंसिस्टेंसी है, ठीक है? हाँ, अब अगेन कोई पूछने वाला नहीं है कि यार ठहर जाओ, ये जो इससे पहले आपने लोन लिए हैं, तो इसका क्या बना, आप लोन पे लोन लिए जा रहे हैं। मैंने एनएचए से पूछने की कोशिश की, सिटीजन पोर्टल, राइट टू इंफॉर्मेशन, ब्ला ब्ला, मैंने एनएचए को सवाल भेजे, मैंने कहा जी पिछले 10 सालों में आपने जो लोन्स लिए हैं, हाँ, फॉरेन और डोमेस्टिक, जी, उसका ज़रा थोड़ा सा फिगर दे दे। नहीं दिया। बात ये है कि मैं और आप क्या करें? मैं और आप ये कर सकते हैं, अच्छा चले तो मैं अदालत ले रही हूँ। अदालतों का आपके सामने पता है क्या हाल है? वो मतलब पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है ना जी, वो तो सरकारी वकील को देखते हैं तो वैसे ही वो जो सामने जज बैठा होता है उसका रंग ज़र्द पड़ जाता है। सो अदालतें, हुँ, तो वी आर कॉट समवेयर बिटवीन, वो क्या कहते हैं, बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी वाली बात है कि ना आप इधर कुछ किसी से बात कर सकते हैं, ना सुनेगा, ना कोई उधर सुनेगा। तो सर ये एक सिलसिला है, एक सर्कस है जो चल रहा है, बस चल रहा है। देखिए ना शायद एक तो फिर वही बात आ जाती है चलें अगर हम ब्यूरोक्रेट की बात करें तो एक तो लॉयल्टी टू द स्टेट होनी चाहिए ना। चलें हम कहते हैं नहीं है, लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट नहीं है, लॉयल्टी टू योर जॉब, आपका ज़मीर कुछ। आप यकीनन आप एक जॉब का जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो एक हलफ़ भी उसके अंदर मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड है वो हलफ़। अच्छा ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे चलें ठीक है नहीं कर रहे, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि एक स्टेट एग्ज़िस्ट कर रही है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन एग्ज़िस्ट कर रहा है, एक स्कीम ऑफ थिंग्स मौजूद है। अच्छा उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ़्लो कैसे है,
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है क्योंकि मैंडेट मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इलेक्शन जैसे भी हों, जो भी हों, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट बनती है उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव बनता है, काबीना बनती है, पार्टीज़ हैं इस वक़्त जैसे एक कोalition गवर्नमेंट बनी हुई है नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, ठीक है ना? अच्छा उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन पर आती है ना, इनको तो सोचना चाहिए ना, लेकिन फिर वही हम सवाल तो उठा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से चलती है, कहाँ रुकती है जाकर, लेकिन फिर वही बात है कि हम कैसे किसी को रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल हम नहीं बना सकते, हम ये सवाल ज़रूर करते रहेंगे, चीज़ें सामने ला सकते हैं हम, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव को जवाब देना चाहिए ना, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी इलेक्टोरेट को जवाबदेह है ही नहीं। पाकिस्तान में जो डिस्कनेक्ट है, डेमोक्रेटिक डिस्कनेक्ट जो सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट डेमोक्रेटिक डिस्कनेक्ट है ये, कि जो मतलब इलेक्टोरेट है वो कुछ नहीं पूछ सकते उनसे, जिन बिल्कुल पार्टीज़ को वो इलेक्ट करते हैं, ठीक हो गया ना ये। अच्छा फिर तो हमें ब्यूरोक्रेट्स की तो बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए ना भी। अच्छा मैं दूसरी चीज़ की तरफ आता हूँ, चलें ये इशू क्लियर हो गया, आगे चलते हैं हम। जो मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब मैं नहीं समझता कि हमें मतलब कोई उनके खिलाफ हमारी कोई वो होनी चाहिए, वो तो उनका तो काम है कर्जे देना, उनका यही बैंक देखे ना, जो बैंक ने कर्जे ही देने हैं, वो जैसे भी देगा, वो जैसे भी आपको लूर करे, वो जैसे भी आपको टेम्प्ट करे, उनका ये काम है, हम उन पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। लेकिन जो लोग कर्जे ले रहे हैं, कर्जे लिए जा रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है? अच्छा अब लेकिन आपने जैसे बात की कि एनएचए ने एक साल के अंदर कितने लोन ले लिए? एक ही सड़क वर्ल्ड बैंक से एक ही सड़क के लिए, एक ही सड़क के लिए उन्होंने एडीबी से कोई 4-5 लोन ले लिए। एडीबी से ले लिया। अच्छा देखिए ना, एडीबी को भी सोचना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं तो हमें कहीं न कहीं कम्प्लिसिटी भी नज़र आती है फिर। जी, एनएचए और एडीबी की इसमें कहीं न कहीं कम्प्लिसिटी मौजूद है। क्या एडीबी ने नहीं देखा कि ये वही रोड है जिसके लिए अभी हमने कर्ज़ा दिया था? जी, फिर उसी रोड, कितनी बड़ी रोड है वो लाखों मील लंबी रोड है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि मज़े की बात आपको ये मैं बताऊँ कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में कोई मैकेनिज़्म नहीं है। प्लानिंग डिवीज़न में जो है इन्होंने जो बनाया हुआ है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाला, अब तो उसके साथ रिफॉर्म्स भी रख दिए। अच्छा, तो वो देखिए उसमें एक ये है कि जितने भी इस तरह के ये मंसूबे होते हैं जिनके लिए लोन्स लिए जाते हैं, उसकी कॉस्ट जो डेवलपमेंट के होते हैं, उसपे इन्होंने एक वो रखा हुआ है डेवलपमेंट मैनुअल, जो है उसमें बाकायदा एक वो है कि इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आज तक किसी एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी जिनके लिए लोन्स दिए गए हैं, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं हुआ। अच्छा, किसी का भी नहीं? किसी का नहीं। तो अब बात ये है कि प्लानिंग वालों से कोई पूछे कि आपने इतनी जो फ़ौज और ज़फ़र मौज रखी हुई है, हुँ, इसका काम क्या है? ये इसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कौन करेगा? जी, आपने रखा ही इस काम के लिए। आप प्लानिंग वालों से पूछे, उनके अफ़सरान से पूछे, तो कोई उधर मुँह फेर लेगा, कोई इधर मुँह फेर लेगा, लेकिन कोई हाँ-वो करेंगे, कहेंगे नहीं ये मसला, वो मसला, लेकिन बात का कोई आपको जवाब नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसकी, अभी आपको एक मैं हालिया मिसाल देता हूँ कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से डरते क्यों हैं? एक तो ये हकीकत सामने आ जाएगी। जिस तरह मैं ये एनएचए कर रहा हूँ ना, इस लोन का, हुँ, हुँ, होता ये है कि आखिर में लायबिलिटीज़ बिल्ट होती हैं। उससे हाँ, फ़वाइद बहुत कम होते हैं, व्हिच टेल्स अस अबाउट कि हमारी मैनेजमेंट स्किल और प्लानिंग स्किल जो है वो बहुत ही कमज़ोर है, हुँ, ठीक है? ना होने के बराबर है। हुँ, अच्छा अभी ये एक हालिया मिसाल लेता हूँ कि ये डरते क्यों हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से। अम, डॉक्टर नदीम उल हक ने एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करवाया, ये लेजिस्लेशन में जो लोग बैठे हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट में, अच्छा ठीक है, ठीक है जी? कि इनके होने से सही, को बेनिफिट्स क्या है और कॉस्ट क्या है। हुँ, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करवाया तो इस पे वो इतना माइंड कर गए कि सेनेट ने वो उधर डॉक्टर साहब जब पाइड में थे तो उनको डॉक्टर साहब को ही बुलवा लिया, और वो जो रिसर्चर्स थे उनको ही बुलवा लिया वो, कि आप लोगों ने ये क्या लिखा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा जी हमने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी है, तो नंबर्स है सामने, सही, ये तो ऑफिशियल नंबर्स है। या तो आप कहेंगे ऑफिशियल नंबर्स गलत है, तो मैं कहता हूँ मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, ऑफिशियल नंबर्स तो दे डोंट लाई। तो हमने एक सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया है। जी, वो नहीं, उन्होंने जो है वो बहुत सख्त कमेंट किया और वार्निंग्स, और कि जी ये अगर लोगों को पता चल गया, कोई हम पे आके किसी ने हमें मार दिया इस चीज़ हुँ, पे, तो देखिए उनके जहन में एक फियर बैठा होता है। ये फियर जो है पूरी गवर्नमेंट और पूरी सियासी पार्टियों में है कि अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया हुँ, एक सही, और असल तस्वीर सामने आ गई, तो फिर तो वाकई हमसे लोग जो है जिधर चले जाएंगे, और उनके इंटरनेट का दौर है। अब तो आप इंफॉर्मेशन, वो पीटीवी तो नहीं है ना कि वो स्क्रीन ब्लैंक हो गई हाँ जी, और मुल्क में चेन की दूध और शहद की नहरें बह रही हैं।
और चैन की बांसुरी बल्कि चीन की बांसुरी बज रही है। तो वो अब वो तो नहीं है। अब तो इंटरनेट पे आप किसको रोकेंगे, इन्फॉर्मेशन तो फैल जाती है। नहीं रोक। तो अगर लोगों को ये चीज़ें पता चलना शुरू होगी तो फिर तो वो इनसे सवाल पूछेंगे कि यार ये सामने आई ये चीज़, अब इसका जवाब दो। जवाब ये दे नहीं सकते। तो दिस इज द रीजन कि आप ये चीज़ नहीं हो। अच्छा, मेरे ख्याल है आप मेरे साथ हम आवाज़ होंगे इस चीज़ में, अगर हम डिमांड करें कि भई जितने भी एफपीआर ने, गवर्नमेंट ने या जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात हुई या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने जितने भी लोन लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिए, वर्ल्ड बैंक से लिए या आईएमएफ से लिए, उन सब का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है और ये डिमांड एक तरह से पाकिस्तान के लोगों की डिमांड को भी रिप्रेजेंट करती है। मैं उनकी ये नहीं कह रहा कि उनके बिहाफ पे हम कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन हम ये डिमांड कर सकते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो मकामी हैं, जिनके लिए बाहर से लोन लिए गए या लोकली मकामी तौर पर उनके लिए फंड्स रेज किए गए हैं, यानी जैसे पीएसडीपी है, उसमें भी जो प्रोजेक्ट्स बने हैं जहाँ पे जो कुछ भी है, उन तमाम का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए ताकि ये पता चले कि भाई कितनी किस चीज़ पे कॉस्ट आई है और उसका फ़ायदा क्या हुआ है फिर। और इसके साथ ही साथ शायद साहब मेरा तो आइडिया ये भी है, मैं पिछले कई साल से ये बात कर रहा हूँ कि हमें जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का टेन्योर होता है, इवन मिलिट्री गवर्नमेंट्स का जो टेन्योर होता है, मार्शल लॉ लग जाता है, हम क्या कर सकते हैं? हम ये तो कर सकते हैं ना कि मतलब मिलिट्री गवर्नमेंट का कोई टेन्योर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का टेन्योर है, उसमें उनका भी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें। मसलन ये गवर्नमेंट अगर बनी या पीटीआई की गवर्नमेंट थी या उससे पहले नून लीग की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, सूबों में थी, मरकज़ में थी, तो वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें 3 साल 4 साल वो गवर्नमेंट रही है, पूरी कॉस्ट क्या थी उस गवर्नमेंट की और बेनिफिट क्या हुआ है उस गवर्नमेंट का। ये जो पॉलिटिकल ऑडिट है, देखिए ना जैसे मुख्तलिफ तरह के ऑडिट हैं, तो ये पॉलिटिकल ऑडिट भी होना चाहिए और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बाद ही वो ऑडिट हो सकता है। देखिए सर, मैंने आपको डॉक्टर साहब ज़िक्र किया ना कि यहाँ पे ये लोग डरते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट एनालिसिस से, बिल्कुल होना चाहिए, आज ही होना चाहिए। बल्कि इस तरह मेरी एक तजवीज़ थी जब मैंने फॉरेन एड स्टडी की थी कि ये तरीक़ाकार है ना कि जाके आपके बड़े-बड़े डोनर्स जो हैं जाके कभी किसी सेक्रेटरी के साथ, कभी किसी मिनिस्ट्री में सारा दिन बैठे होते हैं। जी। आप एक पाबंदी ये लगाएँ कि एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाएँ, ठीक है जी? इकोनॉमिस्ट, ठीक है जी, और फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इन पे एक कमेटी बनाएँ। सारे सरकारी इदारों को और डोनर्स को ये कह दें कि जी आप सरकारी इदारों को पहले ये कहें कि आप कहते हैं कि जी हमें लोन की ज़रूरत है, तो आप इस कमेटी के पास भिजवाएँ कि आपको लोन की क्यों ज़रूरत पड़ी है। और साथ मुकम्मल तफ़सील भिजवाएँ कि इसके काम के लिए आप पहले कितने लोन्स ले चुके हैं। ठीक। ठीक है जी? हुँ। फिर डोनर्स जो हैं वो जब ऑफ़र करते हैं, वो ऑफ़र भी जानी चाहिए उसी कमेटी के पास कि जी वी वांट टू ऑफ़र अ लोन। जी। तो वहाँ पे वो लोग कहें कि जी सवाल पूछें कि अच्छा ये लोन जो है व्हाई आर यू गिविंग दिस लोन? हुँ। और फिर वो जो वज़ारत है जिसको देना चाहते हैं उससे पूछे कि जी ये आपने कहा है या इनकी तरफ से है या और क्यों लेना चाहते हैं आप लोग? इस तरह के सवाल हुँ, पूछें, हुँ। ठीक है? अच्छा तब तक ये मसला सर खड़ा रहेगा। मैं तो कहता हूँ आज ही इस चीज़ को इस कर करें और आज ही वो शुरू करें कि जी हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है प्रोजेक्ट्स का, उसके बगैर प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे। बुरा लगता है कहना, लेकिन कहना पड़ता है। हमारे लोग और हमारा माशरा भी ऐसा तमाशबीन किस्म का है, ठीक है जी? सर मतलब आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई एक वीडियो लगा देगा कि कोई ऐसी बोंगियाँ मारेगा या हरकतें करेगा तो उसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आएँगे। जी। लेकिन अब मेरी और आपकी बात हो रही है या मैंने इकोनॉमिक्स में बात कर दी, तो उसके मुश्किल से कोई 200-300 व्यूज़ के अलावा और कुछ भी नहीं आना, ना किसी ने सुनना है। वो 4-5 मिनट से ज़्यादा सुनते भी नहीं है। सवाल ये है कि मुआशरे को भी इस चीज़ को पुश करना पड़ेगा, लोगों से सवाल पूछने पड़ेंगे। आपने लेजिस्लेचर का ज़िक्र किया कि अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे जाके पूछें कि यार आप बताएँ कि आपके होने का फ़ायदा क्या हमें? ठीक है? अपनी पॉलिटिकल पार्टियों से पूछें, आपने कहा है ना, उनका भी ऑडिट होना चाहिए। जी। मिलिट्री है माशाल्लाह, उनसे तो आप पूछ नहीं सकते। नहीं, अगर गवर्नमेंट में आए हैं तो उनके जो भी माशाल्लाह लगातार गवर्नमेंट थी, जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी 10-11 साल, ऑडिट होना चाहिए उसका भी। उसने कौन करेगा उनका ऑडिट सर? नहीं, जब इनका होना है तो हर गवर्नमेंट का ऑडिट। मैं तो कहता हूँ हो, लेकिन सर मैं कह रहा हूँ ना यहाँ से कौन करेगा? अच्छा, ठीक है चलें। ना जी। तो वो ये चीज़ें हैं सर, मैं बिल्कुल आई एग्री विद यू, मैं आपके साथ इस चीज़ में और हम लोग तो बहुत अरसे से आवाज़ उठा रहे हैं इन बातों पे। लेकिन वही वो उर्दू में सर वो क्या है, नकार खाने में तूती की आवाज़, हाँ जी। तो वो हमारी आवाज़ उसी तरह ही है। हाँ, वो भी कहते हैं ये सदाबा सहरा कह लें हम, जैसे यूँ लगता है जैसे सहरा में हैं और आवाज़ें दे रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला है। अच्छा, लेकिन शायद से मैं थोड़ा-सा ना ये अगरचे साइड पे चली गई बात, लेकिन ज़रूरी है। मतलब मैं लोगों को इल्ज़ाम नहीं दूँगा।
शहरियों को, लोगों को इनको इल्ज़ाम नहीं दूँगा। देखिए, एक ट्रेनिंग होती है एक अरसे के दौरान, पॉलिटिकल पार्टीज़ वो ट्रेनिंग करती हैं, मीडिया और इंटेलेक्चुअल्स वो ट्रेनिंग करते हैं। मैं इसीलिए ना मैं समझता हूँ पाकिस्तान के शहरियों के सबसे बड़े मुजरिम जो हैं पहले पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसके बाद दानिश्वर, मीडिया ये सारे क्योंकि दानिश्वर हमारा मीडिया ही है ना, जो अखबार हो गए, जो टीवी चैनल्स पे जो कुछ हो रहा है तो ये दूसरे ये हैं। ये देखिए ना, ये ऐसी ट्रेनिंग कर देते हैं, एडिक्शन कर देते हैं और बल्कि मैं मतलब एक पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ चार्जशीट बनती है और चार्जशीट यही बनती कि इन्होंने पर्सनैलिटी के कल्ट के गिर्द लोगों को इकट्ठा किया है, उनकी ट्रेनिंग वही की है, उनकी एजुकेशन वही की है। कोई नवाज़ शरीफ के साथ लगा है, कोई किसी के साथ लगा है, कोई ज़रदारी के साथ लगा है, बिलावल भुट्टो के साथ लगा है, ये नहीं है चीज़ें भई। अगर आप पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्वालिटी डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ को जवाबदेह बनाना पड़ेगा, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा, हर चीज़ का करना होगा। तो ये एफबीआर ने भी जो लोन लिया है, चौथा लोन लिया है ये वर्ल्ड बैंक से, इसका क्या नतीजा निकला? अच्छा इसमें आपने जैसे लिखा भी हमने बात भी की कि 2 बड़े कंपोनेंट थे, इसके 2 बड़े ऑब्जेक्टिव हैं एक तरह से ना वो। एक तो ये कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए $400 मिलियन का लोन लिया गया। अच्छा मुझे फिर वही हैरानी होती जब मैं अच्छा एक वही बात है कि जैसे एक तो कॉमन सेंस ना होना तो आप कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त बात है भई। टैक्स रेवेन्यू आपने रेज़ करने के लिए $400 मिलियन का लोन लिया, फिर अपनी परफ़ॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इसे मैं फ़र्ज़ करें, मैं ज़ाती तौर पे अपनी कारकर्दगी बढ़ाना चाहता हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ। अच्छा मुझे क्या किसी से लोन ले लेना चाहिए? कॉमन सेंस तो कहती है सवाल मतलब ये तो अजीब मतलब एक वही बात है कि नॉनसेंस बात हो जाएगी ना बिल्कुल। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, यही सवाल है ना। अब देखिए, जो आपने सवाल किया बड़ा एक रेलेवेंट सवाल है, बहुत ही मुतल्लिका जिसे कहते हैं सवाल है कि अगर आपने लोन लेना है कि जी मैंने अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है, तो फिर मैं सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि यार ये एफबीआर को फिर आपने ये जो इसके हज़ारों लोग हैं, ये किस काम के लिए रखे हुए हैं? क्या ये इसी काम के लिए आप इनको तनख्वाहें नहीं देते? टैक्स पेयर मनी से? नहीं। और माइंड यू एफबीआर की तनख्वाहें जो हैं वो आम तनख्वाहों से, आम महकमों की तनख्वाहों से वो ज़्यादा पैदा ऑटोनोमस है ये। एनॉनिमस है, हाँ जी। ठीक है जी। तो देखें, ये अगर काम यही करना है आपने कि जी मैं लोन लेके मैंने अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, तो फिर आप इसको एफबीआर की आपको क्या ज़रूरत है इनको परमानेंटली लोगों को इतने हज़ारों का स्टाफ रखने की? बिल्कुल ज़रूरत सही है? है। आप ना रखें। आप कहें कि जी फिर आप ये करें, उसको एक वो होता है ना सब्स्टिट्यूट करने के, आप कहें कि यार चूँकि तुम लोन ले रहे हो इस काम के लिए, तो तुम्हें तो तनख्वाहों की ज़रूरत ही नहीं है टैक्स पेयर मनी से। बिल्कुल। आप लोन लेते रहें, या ये भी हो सकता है लोन लिया ना तो इसको भी टैक्स रेवेन्यू में ऐड कर दें आप। इसको टैक्स रेवेन्यू में ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा, वो भी नहीं करते। अच्छा, अब मज़े की आपको मैं बात बताऊँ कि ये लोन इसके अलावा $1 बिलियन तो इन कामों के लिए लोन 21वीं सदी में ले चुके हैं ठीक है। एफबीआर वाले। अभी पिछले साल जो है माशाल्लाह एक और तजवीज़ फ्लोट की गई एफबीआर की तरफ से कि हमें इसके अलावा 36 बिलियन रुपए दे गवर्नमेंट अच्छा वो अब रिफॉर्म्स अभी करने। जी, जी, बिल्कुल अभी आई है वो, हाँ जी। ठीक है, रिफॉर्म्स पीआरआर का ही हिस्सा थे कि हम रिफॉर्म्स वही करेंगे। यही चीज़ें हैं ये। अब 36 बिलियन रुपए और मांग रहे हैं आप इसके अलावा कि जी हुकूमत हमें दे, क्योंकि हमें, और वो मंजूर भी हो गई है माशाल्लाह। हाँ, मैं ये बताया कहने लगा मतलब खबर मैंने देखी है अखबार में कि इतने दिए जा रहे हैं एफबीआर को। भई एफबीआर ने तो मतलब है कि रेवेन्यू इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देना है। लेकिन हो क्या रहा है गवर्नमेंट उनको दे रही है। मतलब ये कि एफबीआर की गवर्नमेंट है पाकिस्तान में ये आप और गवर्नमेंट एफबीआर है। वैसे तो दोनों चीज़ें एक ही मतलब अजीब अजीब वो गड़बड़ घोटाला बना हुआ है ना कि कौन इकट्ठे कर रहा है, कौन खा रहा है, कौन क्या। सर, वो सर डॉक्टर साहब बात जो है ना वो फिर वो कहते हैं ना और तरफ निकल जाएगी। पाकिस्तान को चला कौन रहा है वो तो सबको पता है। कुछ तबकात हैं जो कि कानून से बालतर हैं, उनसे आप पूछ नहीं सकते। वो सिविल में भी है और नॉन सिविल में भी है, लेकिन जो कि हमारी बात जो है इस पे है कि हम लोग पीआरआर लोन पे बात करें, तो मैं इस चीज़ पे वो सवाल उधर आता है कि आपने जब पीआरआर लोन ले लिया 2019 से लिया हुआ है, ये 2025 आ गया, अभी भी 20% आपका रहता है, उसको यूटिलाइज़ ही नहीं कर सकते आप। हुँ। भई जब आप एक अच्छा पैसे जो आपके पास पड़े हैं वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा यहाँ पे ना शायद साहब ऐसे एक एक और लोन बनता है। मतलब आपने कहा ना कैपेसिटी नहीं है यूटिलाइज़ करने की लोन को, तो हो उसे सके कि पैसे ले उसके लिए भी लोन ले लें। टू यूटिलाइज़ द लोन, हाँ जी, बिल्कुल। टेक अ लोन टू वो यूटिलाइज़। कैपेसिटी ताकि पैदा हो ना मत अच्छा चलिए थोड़ा-सा हम इस पे बात कर लेते हैं कि क्या ये $400 मिलियन का जो लोन 2019 में लिया इन्हों और अभी तो समझो 2024 आ गया, मेरा ख़्याल है 5 साल का पीरियड है इसका, कितना है इस लोन का? नहीं चाहिए उसका। ओरिजिनली जो टेन्योर था मेरे ख़्याल में वो 3 साल का था। अच्छा ख़त्म हो चुका हुआ है। वो 2022 में शायद ख़त्म, 21 में कि 22 में ख़त्म हो जाना, फिर इन्होंने एक्सटेंड किया।
अभी मजीद एक्सटेंड करेंगे। अब इन्होंने 30 जून तक एक्सटेंड कर लिया, एंड ऑफ फिस्कल ईयर तक। अच्छा ठीक है। तो उस पे ज़बरदस्ती हैया हैया जोर लगाएंगे कि किसी तरह पैसे खर्च कर पूरे 100% तो खर्च हो जाए। जाए, ठीक है। हाँ। आउटकम अलग बात है। अच्छा चले 5-6 साल में क्या टैक्स रेवेन्यू में कोई इजाफा हुआ नहीं जी के? नहीं जी, क्या फिगर्स क्या है? आप नॉमिनल फिगर्स पे ये कह रहे हैं, लेकिन जो इनका काम था कि जी जो जो इन्होंने ये चीज़ें इसमें मेंशन की है, उसमें से अक्सरियत में तो ये फेल हो गए। ठीक है जी। एक मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा टैक्स टू जीडीपी रेशो। टैक्स टू जीडीपी रेशो तो है वो वहीं पे है, इट्स स्टैग्नेंट। ठीक है। अब उसमें दोनों तरफ से मुझे तो जो है सॉरी टू से, लेकिन वो डोनर्स भी जो है वो ज़्यादातर ऐसा लग रहा था कि एफपीआर की हुकूमत के तर्जुमान है, बजाय इसके कि कोई एक न्यूट्रल दिखा। मैं भी था उसमें। हाँ। वो एक कह रहे हैं कि नहीं जी, वो तो आपको पता है बीच में कोविड आ गया, ये आ गया, वो आ गया। मैंने कहा यार कोविड सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं आया था ना, पूरी दुनिया में है ना। पूरी दुनिया में आया था। अच्छा नेगेटिव ग्रोथ हो गई थी या ग्रोथ, अच्छा लेकिन फिर 2021-22 में ग्रोथ जो है वो 6% पे थी, पहुंच गई थी। तो उस वक्त रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ा? तो इसका किसी के पास ना एफबीआर वालों के पास जवाब है, ना डोनर्स के पास। ठीक है, अपनी इनएफिशिएंसीज छुपाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी देखिए नॉमिनल, आप हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए डॉक्टर साहब गलती बड़ी ये है कि हम लोग जो है नॉमिनल फिगर्स देखते हैं कि जी अब इस साल का नॉमिनल फिगर पिछले माली साल का आप उठा के देखें ना, सही है। तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो पहले से ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि कम है। सही। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप टैक्स कलेक्ट किस तरह करें। मेरे बिजली के बिल में 10 किस्म के टैक्स आते हैं, क्यों? बिल्कुल सही। उसमें सेल्स टैक्स आता है, फिर अब एक नई कैटेगरी ऐड करके ये उस दिन किसी ने हफ्ते 2 हफ्ते पहले ट्विटर पे लगाया था, अदर टैक्स। हम्म, अब ये क्या चीज़ होती है यार? अदर टैक्स ये कौन सा टैक्स होता है? सही। ठीक है? तो अब मैं अक्सर ये बात करते हैं कि आई ऑलवेज से कि गो बियॉन्ड द नंबर्स। इफ हम्म, यू हैव टू नो द कंप्लीट स्टोरी, इफ यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द कंप्लीट स्टोरी, गो बियॉन्ड द नंबर्स। आप नंबर्स पे ना जाए। नंबर्स हमें ये बता रहे हैं कि जी टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू आप मिलाएं तो टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट का है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं कि कम हो रहा है। ठीक। अच्छा। बट गो बियॉन्ड दैट। हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये रहा है हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट का, हम सिर्फ बात करते हैं सप्लाई साइड पे। अब अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं जीएफबीआर के चेयरमैन को फ़ोन करता हूँ, मुझे इतना टैक्स चाहिए क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ गए। ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है, टारगेट दिए जाओ। आपने पहले ही उसके बाद टारगेट रख दिया तो उन्होंने तो मीट करना ही करना है। तो वो ज़्यादातर क्या करेंगे, 70% 65 से 70% टैक्स जो है वो नॉन डायरेक्ट टैक्सेस जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट कर दो। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उल्टा ये हो रहा है कि आखिर में जो कहानी बनती है, कहानी पर आके उसका नतीजा ये बनता है कि लोगों से आप इतना टैक्स जो निकलवा रहे हैं, ये जी हम हुकूमत चलाएंगे, उल्टा आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, सही। क्योंकि गवर्नेंस आपकी इफेक्ट होती है। ठीक है। तो और फिर दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि सारा जोर इस चीज पे क्यों है कि जी आप टैक्स इतना दें, आप टैक्स इतना दें, आप टैक्स इतना दें। आपके ये जो शाहाना खर्चे हैं, मुगलाना खर्चे, इनको कौन कम करेगा? कभी आपने ये भी सोचा है कि यार इनको कम कर दें, बजाय लोगों से हर तरीके से टैक्स एक्सट्रैक्ट करने के। सो हम लोग जो है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली एक बयानिया जो बनाया जाता है कि अच्छा वो इस बार तो टैक्स जो है रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट का 13% इंक्रीज हो गया, ये तो इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। यार दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। बिल्कुल। पार्स द नंबर्स। हम्म। ये देखें इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, डायरेक्ट टैक्स कितना है। डायरेक्ट टैक्स आ किससे रहा है? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का आपका फाइलर का बेस तो वही है, वो तो बड़ा नहीं है। सही। अच्छा वो आप कहते हैं इसमें एक वो है कि जी वो तो वर्ल्ड बैंक वाले भी मुझे कहते हैं कि जी देखें आप फाइलर का वो तो ज़्यादा हो गया है। मैंने कहा सर ये मुझे ना बताएं, मुझे ये बताएं इसमें एक्टिव फाइलर्स कितने हैं? ठीक है, तो वहाँ पे आके फेल हो जाते हैं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, ये लोग गलत तरीके से उसको एड्रेस करते हैं। अच्छा इसमें ना शायद साहब ये रिपोर्ट में भी आपने लिखा है कि जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन हैज़ रिमेंडेड 30-70 की प्रोपोर्शन है, इनकी रेशो जो है वो यही, इसमें तो कोई इजाफा नहीं हो ना हो रहा है। अच्छा इसी तरह एक और जो इसमें हमने ये जो बात की है टैक्स रेवेन्यू की, तो क्या जो जिसे टैक्स नेट कहा जाता है, जो उसको ब्रॉडन करने की बात होती है, सदियों से हो रही है, वो बाकी इसी बात पे अड़े रहते हैं। तो क्या इस लोन के ज़रिए, इस लोन की मदद से टैक्स नेट में जिन कुछ लोगों को लाया गया, उसमें कोई इज़ाफ़ा हुआ नंबर्स में? उसकी क्या हकीकत है? डर डर के कि किसी को इन्होंने नोटिसेस भिजवा दिए, किसी को क्या कर दिया, तो वो डर के कुछ लोग जो होते हैं वो आ गए हैं टैक्स नेट पे, वो फाइलर्स हो गए। ठीक है, लेकिन फाइलर्स वो इस तरह हुए कि वो जीरो टैक्स फाइल कर रहे हैं, जीरो रिटर्न्स फाइल। अच्छा। मतलब वो कहते हैं कि हमें कोई फायदा तो हुआ नहीं, प्रॉफिट तो हुआ नहीं, हम क्या आपको टैक्स दे। ठीक। ठीक है, वो वेल्थ पे टैक्स अपने नहीं दे रहे,
वो कहते हैं जी हमारे वेल्थ पे टैक्सेशन है। अब मज़े की बात मैं आपको ये बताऊँ, अभी मैंने अपना एक वो वीलॉग किया था, शायद आपने देखा हो, कि जिसमें मैंने वो 6 महीने की परफॉर्मेंस जो है जी, जी। हुकूमत की, उसमें जायज़ा लिया था। उसमें मैंने एक बड़ा अच्छा स्टैटिस्टिक कोट किया है, और इसमें भी कुछ स्टैटिस्टिक्स कोट किए हुए हैं। एफबीआर के चेयरमैन कहते हैं कि जी पाकिस्तान में 36 लाख लोग ऐसे हैं जो कि टॉप अर्नर्स में आते हैं। हाँ जी। 36 लाख, हुँ, ठीक है? वो कहते हैं कि उनमें से सिर्फ 5 लाख जो है वो फाइलर्स हैं, सही। और उन 5 लाख में भी उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने एक्टिव फाइलर्स हैं। 3 लाख, साढ़े 3 लाख के 5 लाख, चले 5 लाख कर लेते हैं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। हम कहते हैं जी 5 लाख फाइलर। अच्छा, बाकी जो 27 लाख है, वो किसकी ज़िम्मेदारी है फिर कि उनसे टैक्स ले? सही है, हाँ जी। अच्छा, उस 27 लाख में से ये कहते हैं हमने तकरीबन 1,80,000 है उनको नोटिसेस भिजवाए हैं। माइंड यू, उनसे टैक्स नहीं इकट्ठा किया, नोटिसेस भिजवाए हैं। तो बाकी वो जो 25 लाख बच गए, उनका क्या करेंगे? उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो सवाल ये है कि आपने टैक्स नेट जो है डॉक्टर साहब अगर ब्रॉडन करना हो ना, वो इनके लिए 1 महीने की बात है। वो कोई हुँ। मसला नहीं है, लेकिन ये करते नहीं है। अच्छा देखिए, सवाल ये सब मतलब जैसे आपने भी बात की कि सवाल ये तो नहीं है ना कि भई टैक्स नेट में आप लोगों को लाएँ, आप टैक्स रेवेन्यू को का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करें। सवाल ये है कि हुकूमत ने भी कहीं कोई बेंचमार्क बनाया है कि भई हमें इतना रेवेन्यू चाहिए, या बस अपने खर्चे व अखराजात बढ़ाते जाते हैं और बताते जाते हैं, एफबीआर को टारगेट देते जाते हैं। अच्छा, मैं तो जब ये खबर पढ़ता हूँ कि एफबीआर ने अपना टारगेट मीट कर लिया या नहीं मीट नहीं किया, मुझे हैरानी होती है। ये मतलब गवर्नेंस का तरीका नहीं है, गवर्नमेंट रन करने का तरीका नहीं है ये। जी, जी। आप तय कर लें इतना इतना लोगों की जेबों में से टैक्स निकाल लें, ये क्या तरीका है? पहले बताएँ आप कि भई लोगों के लिए हमने ये चीज़ें करनी है और उसके लिए इतने अखराजात हैं। अच्छा देखिए ना, एक वो भी बात है कि हम ये भी देखते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है कोई काम करने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना कुछ। बिल्कुल। अच्छा, वो ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव हो नहीं रहे यहाँ पे। और वो इंस्टीट्यूशन जो है उसके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट लोगों के लिए बनी है, हुकूमत, रियासत लोगों के लिए बनी है, लेकिन लोगों के लिए वो कुछ नहीं कर रही है और अपने लिए वो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाती जा रही है। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा डिस्ट्रस्ट है लोगों का, और लोगों को भी पता है। ये नहीं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बताती तो लोगों को नहीं पता, उन्हें पता है क्या हो रहा है। और यही वजह है कि वो टैक्स नहीं देना चाहते। टैक्स हर कोई दे रहा है, पाकिस्तान में 18% 19% जीएसटी है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हाँ, वो जीएसटी तो हर कोई दे रहा है ना। तो ये तो ये बात ही गलत हो जाती है कि लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। यकीनन इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं लोग। और क्योंकि जब आप इनकम टैक्स की आप रखेंगे जो सीलिंग है, आपने 12 लाख बना दी, बल्कि 10 लाख है मेरा ख़्याल है। इस वक़्त 12 लाख है ना? अच्छा, 12 लाख है तो क्या 1 लाख में एक आदमी अपने घर का खर्चा चला सकता है? आपने जो बनाई है ये तो 25-30 लाख होनी चाहिए कम से कम। वहाँ से टैक्सेबल इनकम शुरू होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं ना जो फिर लोगों में ट्रस्ट पैदा करेंगी, और जब गवर्नमेंट लोगों को पता होगा कि हमारे लिए ये काम हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तो फिर वही बात है जो आपने अभी बताई है कि जो एफबीआर का जो चेयरमैन है उन्होंने वो जो बताया है 36 लाख लोगों का। अच्छा, इसका मतलब है कि जो वो लोग जो मतलब ज़्यादा कमा रहे हैं, टैक्स भी दे रहे होंगे ना, इनडायरेक्ट टैक्स वो दे रहे हैं, हर तरह का दे रहे हैं। अच्छा, उनको फिर आप पनिश करना शुरू कर दें आप। तरीका तो यहाँ पे यही है ना कि जो टैक्स दे रहा है उसको पकड़ लो और उसकी गर्दन पकड़ लो और उसकी जेब से निकालते जाओ बस। जो नहीं देना चाहते, असल अगेन वही बात डॉक्टर साहब के, लेट्स गो बियॉन्ड द नंबर्स। मतलब सही है। आप इन चीज़ों को जो है ना, इसको बाइफरकेट करें तो तब असल कहानी सामने आती है। असल मसला पाकिस्तान में हर बंदा टैक्स देता है, ऐसा नहीं है कि कोई टैक्स नहीं देता। लेकिन टैक्स किस किस्म का होता है कि वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स ही हो गई। ठीक है जी, किसी ने जा रहा है, फ्लाइट पकड़ी है विद इन डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, उस पे टैक्स लग गया, बहुत ज़्यादा टैक्स हो गया। बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, सेल्स टैक्स हो गया, चीज़ें आप खरीद रहे हैं। जी। असल मसला क्या है? असल मसला ये होता है कि एक बंदा जो कि रेगुलर फाइलर है, और बड़े तरीके से और बगैर और ऑनेस्टली डिक्लेयर करता है अपनी वेल्थ, उस पे टैक्स देता है। ये लोग उसी को तंग करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब ये 35 लाख लोग जो हैं, इसमें आप ये जो 27 लाख लोग रह गए, बकौल उनके एफबीआर के चेयरमैन के, कहते हैं इनके पास इतनी वेल्थ है कि बाहर भी इन्होंने रखी हुई है, इधर भी रखी हुई है। असल मसला है कि वो लोग अपनी वेल्थ पे टैक्स नहीं देते। आपके पास जो एसेट्स हैं, सब कुछ चीज़ें हैं, इनकम जितनी है उस पे वो इनकम को छुपाते हैं और अपनी वेल्थ पे टैक्स नहीं देते। तो डॉक्टर साहब अगेन वही बात आपकी जो अभी हम डिस्कस करें, ये फिर किसकी ज़िम्मेदारी है? ये मैंने करना है, आपने करना है, या जो इदारा जिस काम के लिए बनाया हुआ है, जी। एग्ज़ेक्युटिव जो बनाए हुए हैं, ये उस काम, ये उनका काम है ना। सही। अच्छा, और फिर ये जो नंबर्स हैं, अगेन
पीआरआर लोन लिया ना कि जी हम आइडेंटिफाई करेंगे और टैक्स नेट को ब्रॉडन करेंगे, ये पीआरआर लोन लेने से 10 साल पहले 12 साल पहले नादरा और सब इदारों ने, इंटेलिजेंस वालों ने इनको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि ये लोग हैं जो कि अरबों खरबों इनके पास है, लेकिन ये अपनी वेल्थ पे टैक्स नहीं देते। तो अगेन पीआरआर लोन लेने की इसके लिए क्या जरूरत थी? बिल्कुल सही है। तो सर ये कमजोरी जो है ये हमारी एग्जेक्टिव और गवर्नेंस की आती है। जी। अच्छा, इसमें थोड़ी-सी बात करते हैं हम मुख़्तसरन के, मतलब एक तो आपके इस ये रिपोर्ट जो आपने लिखी है, एनालिसिस है, इसमें एक व्हाट डज़ द वर्ल्ड बैंक इवैल्यूएशन से, यानी इस लोन के बारे में वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना? वो तो यकीनन उनका काम लोन देना है, उसमें वो आप उस लोन को कैसे यूज़ करते हैं, अपने मकसद हासिल करते हैं, नहीं करते, अलग बात है। लेकिन ये आपने खुद भी इसमें एक न्यूट्रल अप्रेज़ल ऑफ द लोन की हुई है। अच्छा, इसमें आपने बनाए छोट उन पे ना मैं कर रखता हूँ हर जो इशू आपने लिया, थोड़ी-थोड़ी सी बात करते हैं कि एक इसमें आपने एफबीआर कलेक्शन एज़ अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आपने पहले भी मिसाल दी कि पहले जब लोन लिया था तो 11% था टैक्स टू जीडीपी अच्छा, वो लोन के बाद कम होके 9% तो अब जो लोन लिया है $400 मिलियन वाला ईआरआर लोन जो है, इसके नतीजे में क्या हुआ है? टैक्स टू जीडीपी रेशो कहाँ स्टैंड कर रही है? सर 2019 से अभी तक देख ले तो उसी जगह खड़ी है। अच्छा, बड़ी वो भी मतलब ये कि कंसिस्टेंट है और बड़ी मुस्तकिल मिज़ाज है ना, तो अच्छी बात। अच्छा, अगरचे मैं ये सिर्फ़ फ़िगर्स की और ये जो एक तरह से जो इकोनॉमिक्स है, मैं तो इसे स्ट्रेट इकोनॉमिक्स कहता हूँ ना, तो उसकी उसकी बात है ये, अदरवाइज़ तो सबसे बड़ा इश्यू वही है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो आप बढ़ाने जा रहे हैं, आपको पता है लोग कितने टैक्स दे सकते हैं? जी, आपको कितना टैक्स लेना है? सबसे पहला सवाल ये है बिल्कुल, बिल्कुल आप ना? सही बात कर रहे हैं सर। अच्छा, इसके बाद फिर आपने नंबर ऑफ कंप्लायंट टैक्स पेयर्स, क्या नंबर ऑफ कंप्लायंट टैक्स पेयर्स ये 3, 4, 5 साल तो हो गए ना लोन लिए हुए ही, उसमें बढ़े हैं या कम हुए हैं? वो मैंने आपको इसमें इन्होंने ये देखें 2-3 चीज़ें इसमें। एक तो ये फाइलर्स वाली बात कर रहे हैं ना, अच्छा, हाँ, तो ठीक है। कि जी वो जो तबकात जो टैक्स नहीं देते, हुँ, उनको हमने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तबका मिसाल मैंने इसमें दी हुई है वो है रिटेलर्स का, स्मॉल रिटेलर्स। जी, वो तकरीबन 33 लाख है। तो इन्होंने बीच में नए-नए कि जी आसान कारोबार और ये बिल और वो बिल लाए। हाँ जी, उनमें से मुश्किल से कितने वो हज़ारों की तादाद में शायद होंगे या 1 लाख होंगे। उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया, वो भी जो है उन्होंने अपना ज़ीरो से डिक्लेरेशन जो है वो ज़ीरो इनकम की नहीं है। मतलब उन्होंने कोई टैक्स दिया ही नहीं। वो बेचारे जो शरीफ होंगे, डरते होंगे ना, उन्हें डरते होते हैं। दिया होगा बस अच्छा, उनको। तो बाकी जो 32, 31, 32 लाख है उनको ये टैक्स नेट में ला नहीं सके। ठीक है? उनको कन्विंस ही नहीं, और ये माइंड यू ये इतना पावरफुल तबका है ये छोटे रिटेलर्स का कि ये आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ जब आया था तो उसने भी ये शुरू किया था। जी, तो यहाँ पे दुकानें बंद हो, मॉनिटरिंग कमेटियाँ मॉनिटरिंग में सारे, और ये हाँ तो जी, उन वो भी नहीं कर सका। वो कितना पावरफुल प्रेज़िडेंट था, ही वाज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उन्होंने कितना ज़ोर लगाया, लेकिन नहीं कर सके। अब ये कह रहे हैं कि जी हम पीआरआर लोन लेके ये करेंगे, तो भाई पीआरआर वो पहले जब वो नहीं कर सका, आप लोगों के पास कौन-सी ऐसी गीदड़-संगी है कि आप करेंगे? नहीं है। वो भी फेल हो गया। अच्छा, बाकी ये कह रहे हैं कि जी हम फाइलर, मेन इनका मकसद ये था कि मज़ीद लोग फाइलर, वायरलेस बढ़ाएँ, हाँ जी, फाइलर्स की तादाद जो है वो बढ़ गई है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ी। तादाद नहीं, तादाद बढ़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने जो वो जो वेल्थ अपने रिटर्न्स दे रहे हैं, जी, वो तो वहीं पे है, बल्कि वो घट गई हैं। हुँ। ठीक है जी। तो फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। ऊपर-ऊपर से आपने वो मेकअप कर दिया है, लेकिन अंदर से वो चेहरा तो वही है, बल्कि मज़ीद मुरझा गया। ठीक है? इसकी मैं इस तरह की मिसाल दे रही हूँ। अच्छा, देखिए ना, ये मतलब जैसे इनको चले ताजिरों को या दुकानदारों को टैक्स नेट में लाना है आपने, तो ये तरीका नहीं है। आप समझते हैं हम बैठे ना, गवर्नमेंट है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से, हम डंडे से ना इनको कर लेंगे, ये तरीका नहीं होता है। सबसे पहले वही बात है, हुकूमत अपना एतबार तो कायम करे ना लोगों में, वो एतबार तो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, लेकिन मेरे मेरे पास तो शायद साहब एक हल है इसका। एक तो मतलब जो 2-3 चीज़ें अगर गवर्नमेंट करे ना तो ये चीज़ें हो सकती हैं। एक तो गवर्नमेंट अपना साइज़ जो है ना, फिज़िकल साइज़ भी और नॉन फिज़िकल साइज़ भी जो है, उसको 50% कम कर, हाँ जी, वो फुटप्रिंट जो होगा। हाँ, गवर्नमेंट फुटप्रिंट देखिए ना, पाइड की वो स्टडी है और 70% गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है। भई पाकिस्तान में क्या दौलत पैदा होगी? मतलब अगर मैं एक वैसे ही एक मतलब एस्टीमेट तो नहीं है, लेकिन अंदाज़न कह दूँ कि इसका मतलब है 70% दौलत तो यहाँ की रियासत हुकूमत खा जाती है, रियासती इशराफिया जो है, वो खा जाती है। लोग तो बेचारे वो मतलब 30 या 31% पे पल रही हैं। यही मतलब एक बनेगा ना इसका। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग भी 50% कम करे। साइज़ भी कम होगा, स्पेंडिंग भी कम होगी। सीधी-सी बात है, क्योंकि ये भी हो सकता है साइज़ बेशक 50% कम कर दें, स्पेंडिंग वो 25% और बढ़ा लें अपनी। तो इसीलिए मैं साथ ये भी कहता हूँ कि भई स्पेंडिंग भी 50% कम करे हुकूमत। अच्छा, उसके बाद है फिर कि
एक और जो मेरी तजवीज़ है और वो है कि इनकम टैक्स आप ख़त्म कर दें, वेल्थ टैक्स आप ख़त्म कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है और कोई जवाज़ भी नहीं बनता है, मैं समझता हूँ इसका ना। पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरह सर्वाइव कर रही है, पाकिस्तान के लोग जिस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल इकॉनमी जिसे हम कहते हैं, मैं उसे सिंगल इकॉनमी कहता हूँ। उस पे सर्वाइव पाकिस्तान की स्टेट भी उसी पे, पाकिस्तान की स्टेट इकॉनमी जो है वो भी उस सिविल इकॉनमी पे सर्वाइव कर रही है। अच्छा, उसका तरीका आप कंज़म्पशन टैक्स लगाएँ, बस ख़त्म बात। लेकिन कंज़म्पशन टैक्स भी 1 डिजिट होना चाहिए। 5, 6, 7% जो आपने लगाना है ठीक है बस। वो उससे आप गवर्नमेंट को हाँ जी, वो फ्लैट टैक्सेशन वाला। बिल्कुल देखें ना सीधा-सा हिसाब ये एफबीआर, शेफ़बीआर सारे ख़त्म हो जाएँगे, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी ना। डॉक्टर हाँ साहब जी, ये आसान, ये कोई इतनी, मैंने आप लेकिन यकीनन मैसेज डिलीवर कर देना चाहिए। मैसेज डिलीवर, जी, ये कोई देखें, मैंने आपको कहा ना कि ये कोई इतनी कॉम्प्लेक्स बातें नहीं है। नहीं, अगर करना चाहे ना आपकी बात, आप सिंपली ये कहें यार सबको कि देखो, ना मैं छापे मारूँगा, ना मैं जासूसियाँ करूँगा। आप लेकिन ये करें कि आप सिंपली ये फ्लैट एक टैक्स है। मिसाल के तौर आप देखें 18% जीएसटी इज़ वेरी हाई, जनरल सेल्स टैक्स। बहुत ज़्यादा है ये तो भई। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। मंद आप इसको सबको बुलाएँ, उनको कहें कि यार ऐसा है, ये जनरल सेल्स टैक्स जो होता है ना 18 की बजाय हम 9% कर देते हैं, चलें 10% कर। बिल्कुल, एक आप उनको इत्मीनान तो देना। वो उन्हें कहें कि जी हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन आप सिर्फ ये करेंगे, फिर आप जो है वो अपना जो आपका ड्यू टैक्स है, वो पे करें। हम कम कर देते हैं इसको। लोग आएँगे, आप उनके साथ इत्मीनान तो बनाएँ। सही। लेकिन मैं इत्मीनान कैसे बनाऊँगा? एक मैं सादा-सी मिसाल देता हूँ। 1-2 चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, जब 2 सन 2001 जो फ़िस्कल ईयर शुरू हुआ, 21वीं सदी के शुरू में, हुँ, हमारी हुकूमत का जो फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था ना, वो था तकरीबन 750 बिलियन। अच्छा, 700 के 750 टोटल ठीक, रेवेन्यू, ठीक। ठीक है? आज जो टोटल रेवेन्यू है वफाकी हुकूमत का, वो पहुँच जाएगा 13 खरब से ऊपर, 13 ट्रिलियन से ऊपर। पिछले मेरे ख्याल बजट में कोई 9 खरब था ना? वो टैक्स रेवेन्यू, अच्छा, हाँ, मैं टोटल की बात, ठीक है जी, सही है, टोटल रेवेन्यू जो हो जाएगा वो 12.5-13 खरब से 13 ट्रिलियन से ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, कहाँ पे 750 बिलियन, जो कि 1 ट्रिलियन से भी कम है। सही है। कहाँ पे 13 ट्रिलियन? ये कोई कम नहीं है। किसी भी मैट्रिक से ये बहुत पैसे हैं सर। कितने टाइम ज़्यादा है बन जाता है ये? ये सर ओवर 20 इयर्स, ओवर 23 इयर्स। हाँ, ठीक है जी। आप लेस देन कई गुना ज़्यादा हो कई गुना गया 1 ट्रिलियन से आप 13 ट्रिलियन अबव 13 ट्रिलियन। मसला क्या है? मसला ये है डॉक्टर साहब कि जब सन 2000-2001 में जो मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, अब उसके मुकाबले में जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है मेरी कम है। चाहिए। ठीक है? तो मुझे गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट के साइज़ बढ़ने से मेरा क्या फ़ायदा हुआ? जब मुझे सर्विसेज़ अच्छी नहीं मिल रही। लाहौर, आप पक्के लाहौरी हैं, जी, जी, यू ग्रू अप देयर। लाहौर जो है अब साँस रहने के काबिल नहीं रहा। बिल्कुल सही है, हाँ जी, ठीक, ऐसे ही है। आप वहाँ से ज़्यादा पंजाब गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठा भी कर ले, वहाँ पे सड़कें दुनिया भर की बना दे। सड़कें बना-बना के तो तबाह कर दिया ना, ओवरपास, अंडरपास और ये और वो, ये और वो। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है सर? आप 60-70 सही क्वालिटी 80s का सही, हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें और आपकी देखें, तो बहुत डिटीरिएशन आई है। सो सवाल ये होता है ना कि आखिर यार अगर मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटीरिएट करनी है तो मुझे गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या है? व्हाई डू आई नीड अ गवर्नमेंट एंड व्हाई डू आई नीड अ एसबीआर? मैं हर रोज़ इधर कश्मीर हाईवे पे आता हूँ, आप लोग भी आते हैं सारे। हर रोज़ मैं गुज़रता हूँ तो एक सरकारी गाड़ी बिल्कुल नवी निकोर, और नई गाड़ियाँ जो होती हैं ये 60-70 लाख से कम की नहीं मिलती। फिर उसके साथ पूरा एक जो, अगर वो थोड़ा-सा अल्लाह माफ़ करे कोई अफ़सर हो, ने वो थोड़ा कोई ग्रेड 20-21 का और किसी एफआईए में या किसी और स्पेशल उसमें लगा हो, नॉन सिविल इसमें, तो वो अकेला नहीं फिरता, वो अपने साथ 4-5 गाड़ियाँ आगे-पीछे लेके रहता है। और फिर वज़ीर हो तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो मैं फिर सोचने पे मजबूर होता हूँ ना यार, क्या मेरा टैक्स जो है, इधर मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटीरियोरेट हो रही है और ये लोग जो है मज़े कर रहे हैं। तो क्या मैं फिर मेरी एक बाग़ियाना सोच नहीं होगी? बिल्कुल बनती है और कोई जवाज़ नहीं बनता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोग टैक्स ना दें, लेकिन ये चीज़ें हैं जिसे जो लोगों के सामने है, सबको नज़र आता है। और यही वो है कि जब तक आप गवर्नमेंट ये चीज़ें ख़त्म नहीं करेगी, अपने आप को उसी तरह लाएगी, मतलब मुझे हैरानी होती है हमारे जो सियासतदान हैं, एक सियासतदान कहता है कि जी आप 2 के बजाय 1 रोटी खाएँ। अच्छा, दूसरा सियासतदान कहता है जी 2 चाय के कप के बजाय 1 चाय का कप पिएँ। भई हम अपने पैसों से खा रहे हैं, अपने पैसों से पी रहे हैं, आपको चाहे क्या ना, मसला है? और आपको भी खिला-पिला रहे हैं बल्कि हम। आप अपना पेट काटें, यही है ना 50% पे आप अपना पेट काटें, 50% आप जो खा रहे हैं वो काटें। और उसके बाद कंज़म्पशन टैक्स पे आएँ आप, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स ख़त्म करें सारा। आप देखें ये सोसाइटी कैसे तरक्की करती है, लोगों की ज़िंदगी कैसे खुशहाल होती और लोगों का एतबार बनेगा आप पे फिर।
फिर आप टैक्स ले सकते हैं। बिल्कुल सर। और ये कोई तरीका नहीं है टैक्स लेने का। अभी आप वर्ल्ड बैंक को छोड़ के आईएमएफ से, एडीबी से, किसी से भी आप सैकड़ों लोन ले लें, टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, एफबीआर की परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। इसलिए कोई अच्छा, शक नहीं। अच्छा इसके बाद इसमें एक और भी है, ये ऑब्जेक्टिव जो सब ऑब्जेक्टिव्स हैं एक तरह से, ये आवर्स टू प्रिपेयर फाइल एंड पे टैक्सेस, कि लोगों को कितने घंटे लग जाते हैं। अच्छा, मैं तो सोचता हूँ कि एक आम जो फाइलर है वो अपना जब रिटर्न जमा कराता है तो उसको कितना टाइम लगता होगा, क्या-क्या चीज़ें उसमें होती हैं, ये तो छोटी-सी बात है। आगे हम चले जाएँ दूसरी चीज़ों में, मुझे तो ज़्यादा हैरानी जो सेल्स टैक्स वगैरह है और इस तरह की सारी चीज़ें जो एडवांस टैक्स हैं और ये है और वो है। मैं तो देखता हूँ बेचारे छोटे से एक बिज़नेस होता है और वो पूरा साल इसी उसमें लगे रहते हैं, 2-3 आदमी तो उनके। कोई शक नहीं है, आप बिज़नेसेस से पूछे ना, वो इसीलिए आप जो यहाँ से लोग इंडस्ट्री बंद करके या बिज़नेसेस जो हैं वो दुबई में क्यों रजिस्टर करवाते हैं? दुबई में इसलिए क्योंकि वहाँ पे इनकम टैक्स कोई नहीं है, अच्छा देखिए ना, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो अनहोनी है। अनहोनी है, ठीक है? वहाँ पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, आप वहाँ पे लाएँ सिंपली 1 दिन के अंदर आप अपना बिज़नेस खोल लें, कुछ कागज़ात आपको जमा कराने पड़ते हैं। इधर आपको 10 तो 20 सरकारी इदारे हैं, वहाँ से एनओसी लेना पड़ेगा बिज़नेस खोलने के लिए। दूसरी बात ये है, हर दूसरे रोज़ सो के उठते हैं, कोई अनसर्टेनिटी है, एसआरओ आएगा कि जी ये नया टैक्स हो गया, ये चीज़ होगी, वो ये। तो लोग इसमें ना कारोबार पलता-फूलता है, ठीक है जी, ना यहाँ कोई बिज़नेस करना चाहेगा। अच्छा, अब ये चीज़ें ये बड़ी मज़े की आपने बात की, इनका जो सिस्टम है फाइलिंग का, मैंने खुद बड़ी कोशिश की और ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एजुकेटेड, मैंने बहुत सी इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ी होंगी। लेकिन वो जब मैंने खोला एक दफ़ा फिल करने की कोशिश की, मैं खुद इतना कन्फ्यूज़ हो गया, उन्होंने सवाल पूछे थे अजीब-अजीब किस्म के। यू कुड टेल कि वो आम बंदे के लिए नहीं बनाया गया, वो एक अकाउंटेंट के लिए बनाया गया है, कि जी वो आप अपनी अकाउंटेंसी सर्विसेज़ ये जो फाइलिंग है ये आउटसोर्स ना औरों को, हाँ। ठीक है? ये इसके लिए बनाया है। अच्छा, अब उसमें ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि जो उनका काम ही नहीं बनता। वो काम बनता है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है? अब हुँ। मिसाल के तौर पे आप ये पूछ रहे हैं कि जी आपका जो है ये मोबाइल फ़ोन या रिचार्ज और इस पे आप कितना चार्ज साल का डलवाते हैं? उस पे कितना टैक्स पे सही है। भाई ये आपका काम है, ये एफबीआर का काम है कि मोबाइल फ़ोन पे कितना खर्चा किया। अच्छा, फिर ये काम आपका है कि आप ये बताएँ कि जी आपका कंज़म्पशन जो है, खाना-पीने की जो है या ग्रोसरी जो है वो कितनी है? ये आपका काम है। आपका सिंपली ये काम है यार, आपकी टोटल इनकम कितनी थी? आपकी बस, वेल्थ कितनी है? बस। ठीक है? उस पे आपका इतना टैक्स बनता है। हुँ। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बस खत्म बात हो गई, सिंपल सा। अच्छा मुझे याद है शायद से वो जो सेल्फ असेसमेंट स्कीम होती थी और जब फॉर्म होते थे वो आसान था। वो असल में वो मैंने भी किया हुआ है। लेकिन जब से ये ऑनलाइन गए इन्होंने तो मुसीबत बना दी हुई है ना, मतलब वो तो इसका मतलब है कि इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये भी हमारे वो एक हैं पीएमएलएन का उनका बगैर काम हाजी डार साहब। ये उनकी एक और इंस्टीट्यूशन है। दारोनामिक्स जो है ना हमारी वो नून लेग की इकोनॉमिक्स वही है बहरहाल। अच्छा, अच्छा इसका मतलब है कि इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आपको कितने आवर्स लगते हैं टैक्स फ़ाइल करने में ना? ज़्यादा हो गया सर, अच्छा बढ़ गए। जैसे बढ़ गए हैं। आप बिज़नेसेस से मैंने जितनों से पूछा है, जो फाइल करते हैं टैक्सेस बिज़नेसेस के, मैंने 5-6 ऑर्गनाइज़ेशन है उनसे मैंने वो किया है। वो कहते हैं कि जी अब हमें ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, इसको फाइल करने के लिए। एक लोड और बनता है शाहिद साहब। अब एक और लोन बनता है कि इस बोझ को कम इसको कम कर रहे हैं, हाँ जी। अच्छा, एक इसमें और उसके बाद एफिशिएंसी इन कस्टम क्लियरेंस ऑफ की एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अच्छा, मैं अभी कुछ दिनों से अखबार में देख रहा हूँ कि यही जो कस्टम क्लियरेंस जो होनी है, एक कोई नया ऑटोमेटिक सिस्टम लाया गया है। अच्छा, उस नए ऑटोमेटिक सिस्टम का नतीजा क्या निकला है, सारे कंटेनर्स रुके पड़े हैं। रुके पड़े हों। ताजिर रो रहे हैं, जो लाने वाले हैं ना इम्पोर्टर्स जो हैं वो रो रहे हैं बैठे। अब ये आप बात आती है ना, अगेन वहाँ पे आ गया कि व्हाट्स योर प्लान? हाउ डू यू इंटेंड टू यूटिलाइज़ दिस? अब आपने इसमें एक 20% जो एक बड़ा सॉरी एक हिस्सा रखा हुआ था इस लोन में, इस चीज़ पे रखा हुआ था कि सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करेंगे, अपने प्रोसीजर्स को अपडेट करेंगे, कागज़ात कम होंगे, हुँ। ठीक है? लेकिन सर वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। सही। देयर शुड बी अ मेथड टू द मैडनेस, हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है? अब अच्छी बात है, हम तो ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आ जाए, हुँ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट आपने कैसे करना है? आपको एक बड़ा मशहूर मकूला है, वो बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट है रॉबर्ट सोलो, ग्रोथ हुँ, जी। थ्योरी वाले। जी, जी। तो उनका एक वो सेंटेंस बड़ा ज़बरदस्त था। वो उन्होंने एक दफ़ा कहा, कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर एक्सेप्ट इन प्रोडक्टिविटी स्टैटिस्टिक्स, सही। ठीक है? कि यार हर जगह कंप्यूटर आ गया है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है उसमें कहीं कंप्यूटर का कोई हिस्सा नहीं नज़र आता, ठीक है? तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप स्कैनर्स की हमें ज़रूरत है, बिल्कुल है, बोर्ड्स पे है।
ताकि ये प्रोसीजर अच्छी हो, एफिशिएंसी आए, ठीक है, सी बात है। फिर सवाल ये आता है कि यार 5 साल हो गए, आप स्कैनर्स क्यों नहीं खरीद रहे? वर्ल्ड बैंक ने तो आपको पैसे दिए हुए हैं, आप खरीद क्यों नहीं खरीदना चाहते ना हम, खरीदना नहीं चाहते? पैसा गोरा में गुजर जाएगा, हम खुद देखेंगे, हम साइट पे जाके साइट पे जाके गुफ्तगू करेंगे, फ़ोन पे करेंगे। नहीं, उसमें फिर ये है कि क्लीयरेंस के लिए जो वो आपको वो कायदे-आज़म देने पड़ते हैं, वो इनकम होती है, तो वो ख़त्म हो जाएगी। सही। तो देखिए, आपने स्कैनर्स और ये सिस्टम लगाने हैं, तो उसके लिए भी तरीका आप ऐसा करें कि जो 5-10 मिनट या 1 महीना जिसको लगता था, तो वो कम होके फिर 1 दिन के अंदर, आपके 2 दिन के अंदर उल्टा आपने सिस्टम इस तरह इम्प्लीमेंट किया कि वो पहले जितना टाइम लगता था, उससे ज़्यादा लग रहा है। सही। अच्छा, अब एक और इसमें जो चीज़ है, सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस फॉर टैक्स एडमिन, ये भी नहीं हुआ। क्या हुआ है? क्योंकि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है एफबीआर की, उसमें कोई इसमें कोई आज ही उनसे भी उनके रेगुलेशंस कम हुए, कुछ हुआ? कुछ रेगुलेशन कम करते नहीं आ जाती है। मसलन इस साल का टैक्स है, इसमें इन्होंने बड़ी वो मारी कि जी हम तो वो विद होल्डिंग टैक्स जिस पे इनका बड़ा इन्हिसार है, डायरेक्ट टैक्सेशन में विद होल्डिंग पे, वो उसमें हमने जी वो कुछ लाइंस जो है अबॉलिश कर दी, हम इसको सिंप्लीफाई कर, लेकिन ये नहीं बताया कि उससे फिर फाइनेंस बिल में इन्होंने और भी मजीद लाइन इंट्रोड्यूस करवा, ठीक है। ठीक है। फिर विद इन एफबीआर में इन्होंने एक वो कहा हुआ है, और ये मैंने वर्ल्ड बैंक वालों से भी कहा, एफबीआर वालों से कहा, लेकिन इसका मुझे कोई मैंने क्या मिसाल दें। अब ये कह रहे थे ना कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स को कम करें, हम ऑटोमेशन ज़्यादा ला रहे हैं वर्ल्ड बैंक में। तो मैंने कहा जी ठीक है, वो एफबीआर हाँ जी ऑटोमेशन पहले से बढ़ गया है, वर्ल्ड बैंक हाँ जी बढ़ गया है। तो मैंने कहा जी कुछ मिसालें मुझे दे दें, तो ना उन्होंने दी ना दूसरे ने दी। तो अब इसका मतलब है कि हो सकता है जो वर्ल्ड बैंक के रोबोट्स हैं वो लोन दिया करेंगे आके। हो सकता है। अच्छा। अच्छा, इसके बाद एक और जो है इसमें फिर जी, सिस्टमैटिक ट्रैकिंग ऑफ एरियर्स, जो रिलेट वगैरह है और जो टैक्स ले लिया जाता है और वापस होना होता है। अच्छा, इसमें तो बल्कि जो मतलब ये सैलरीड पर्सन्स हैं, देखें ना, उनके भी कितने एरियर्स होते हैं, लेकिन कभी भी नहीं मिले। मैं मतलब खुद एक तरह से गवाह हूँ इस चीज़ का ना, टैक्स से, क्योंकि हमारा तो टैक्स से मतलब एट सोर्स डिडक्ट हो जाता था हाँ जी। और उसमें ज़्यादा भी हो जाता था। अच्छा, और कभी भी वापस नहीं मिला है, तो इसमें भी समझें ऐसा ही सूरत है, कोई फ़र्क पड़ा है, क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा सर। अब देखिए, अभी हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल्स को, तो हमारा चले किसी किसी का कोई लाखों में बनता होगा, किसी का हज़ारों में बनता होगा। हाँ। अब मेरा भी, मेरे जो वो हैं फाइलर है, उन्होंने मुझे 1-2 दफ़ा फ़ोन करके कहा कि सर आपका जो है क्रेडिट बन रहा है। मतलब आपकी तरफ LR वाला तो क्लेम कर रहे हैं, मैं कर रही यार मेरी तरफ से उनको ये तोहफ़ा है, कह रहा है। ये उनके पास रहे। अच्छा, लेकिन असल मसला यहाँ पे आता है कि खरबों रुपए जो हैं आपके फँसे हुए हैं ताजरों के। ये जो रिफंड्स और रिबेट्स वगैरह उसमें देते हैं। पहले उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जब वो करते हैं तो फिर ये, अब मुझे कल परसों एप्टमा वाले बताते हैं, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, वो बता रहे थे, कहते हैं कि जी जो मिनिमम टाइम है अपना रीबेट क्लेम करें, और उसमें भी वो पैसे दे के क्लेम करते हैं, ऐसे नहीं होता। जब तक वो कुछ करते नहीं हैं, नहीं होता। वो कहते हैं कि मिनिमम टाइम जो है 6 महीने है एरियर्स का। कि हमें जो रीबेट्स या फिर रिफंड्स मिले। और उनके तो 6 महीने लाखों में होते होंगे ना? सर, उनके करोड़ों अरबों में। हाँ, तो फिर उसपे तो प्रॉफ़िट भी जो वो ले रही हैं बैंक में जो मिल रहा होगा ना, प्रॉफ़िट जहाँ जमा है, वो तो वो भी आना चाहिए ना फिर उनको। उससे ज़्यादा सर वो देखें, उनके जो अब छोटी फर्म्स होती हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़, जी, उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। बिल्कुल सही है। वर्किंग कैपिटल उनके लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है, 2 लाख रुपए भी, 5 लाख रुपए भी। बहुत बड़ी अमाउंट है ना। अब एक स्मॉल एंटरप्राइज़ हो, अब वो लोग कर्जा लेके बहुत से लोग कारोबार चलाते हैं। अब वो एफबीआर के दफ्तर के चक्कर लगाते रहेंगे कि जी मेहरबानी करें, कम से कम 6, मैं कम से कम की बात जाते हैं सालों में। अच्छा, अब फिर इसी तरह ऑटोमेशन की तरफ बात आ गई, अभी जो हमने बात की। जी। अभी जो मुझे पता चला स्टैटिस्टिक्स इस स्टडी के बाद, ये बड़ी इंटरेस्टिंग से, हुँ। खरबों रुपए फँसा हुआ है अदालतों में इनका। जो मैंने एफबीआर वालों से, और जिन्होंने एफबीआर में ऑलरेडी एक फॉर्मर मेंबर थे, उनसे मैंने बात की। वो कहते हैं कि जी हम लोग इसको सॉल्व भी नहीं करना चाहते। वजह क्या है? मज़े की बात ये टेक्निकल वो जो एक होते हैं ना हेरा-फेरी नंबरों की, सिर्फ़ डार साहब नहीं करते, वो मशहूर है, लेकिन और भी करते हैं। ये वो जो रिफंडेबल अमाउंट है, जो इन्होंने वापस करनी है, जी। उसको भी अपना रेवेन्यू जो है अच्छा, शो करते हैं, इसमें का उसको शो करते हैं, ठीक है? गेस करें कि इन्होंने अपने पैनल पे इन मसलों को सॉल्व करने के लिए कितने वकील रखे होंगे? आप एफबीआर ने मतलब जो कोर्ट्स में इनके कोर्ट केसेस लेके हो जाते फाइट करते हाँ, होंगे, रिप्रेजेंट करते होंगे एफबीआर को। कितने वकील आपके ख्याल में कितने वकील रखे होंगे? मेरे ख्याल दर्जन भर काफ़ी होने चाहिए। दर्जन भर। सर 856 वकील है इनके पैनल पे।
856 वकील एफबीआर ने रखे हैं, किस लिए? इनलैंड रेवेन्यू के पैनल पे कि इन मसाइल को हल करे। ये जो रीबेट्स और ये चीज़ें ना मुकदमे जो भी टूरिस्ट के यहाँ जाते हैं। नहीं, ज़्यादातर ये इन्हीं रिफंड और जिस पे कोई वो इख्तलाफ बना। अच्छा, 856 वकील हैं। अभी मैं इस तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ कि ये ऑटोमेशन क्या है। 856 वकील रखने की परमिशन कहाँ से आई है? कैसे, किसने की? ऑटोनोमस बॉडी है, कैसे? ऑटोनोमस बॉडी है, वो जो मर्जी करे। ऑटोनोमस अपने आप को इसीलिए करते हैं ताकि हमसे कोई पूछे ना कि जी हम तो ऑटोनोमस। ऑटोनोमस बॉडी का बिल्कुल ये मतलब मैं समझता हूँ कि ये मतलब नहीं होता है कि ऑटोनोमस बॉडीज भी, क्योंकि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होती है, पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होती है वो। डॉक्टर साहब, ये जो है बहुत से लोग हैं, जब इन्होंने बहुत सी ऑटोनोमस बॉडीज पकड़ी गई थी ना, टैक्स पेयर मनी में हेरा फेरी करते हैं अरबों की, तो ये केस गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऑटोनोमस का जिस तरह आप बात करें, कहते हैं जो चीज़ टैक्स पेयर मनी पे चलती है उसका कोई ऑटोनॉमी नहीं है, उनका भी उसी तरह एहतसाब होगा। बिल्कुल नहीं। ठीक है जी। तो ये अपने आप को ऑटोनोमस बॉडी, इन्होंने 856 वकील हायर किए हुए हैं। अच्छा, 856 वकील इनलैंड रेवेन्यू के पैनल पे है। पिछले माली साल में उनमें से 63% ऐसे थे, अराउंड मोर देन 500, अराउंड 550 और 556, जिन्हें कोई सिरे से केस ही इन्होंने नहीं दिया, वो सिर्फ तनख्वाहें लेते अच्छा, वजीफा वजीफा लगा हैं। है। वजीफा लगाओ। तो कौन सी ऑटोमेशन, क्या ऑटोमेशन, किस चीज़ के लिए ले रहे हैं? अभी आप 36 बिलियन रुपए जो गवर्नमेंट से और ले रहे हैं इन ये लोन्स के अलावा, वो इन्हीं काम के लिए ले रहे हैं कि इनको तनख्वाहें देनी है, लेकिन काम नहीं करवाना। अच्छा, भी इसमें अगर आपको पता हो कि अरेंजमेंट क्या है, क्योंकि दोनों तरह का अरेंजमेंट होता है बाज़-औक़ात के, जब वकील आपने चले पैनल पे रख लिए हैं आपने, लेकिन अगर उन्हें केस दिया है तो आप फ़ीस देते हैं, जब केस नहीं दिया तो आप फ़ीस नहीं देते। नहीं, नहीं ज़रूर। ऐसा किया नहीं, 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 या उनको रेगुलर फ़ीस मिल रही है उनको उनकी? रेगुलर फीस मिलती है। ये तो बड़ी मुझे भी रखवा दें शायद साहब। मैं को डिग्री ले लेता हूँ लॉ की, आप भी लें, बल्कि हम दोनों चलते हैं। सर मैं तो कहता हूँ हम उनको दरख्वास्त देते हैं। अच्छा, मतलब ये तो बड़े कमाल की बात है, मतलब सर चलिए। मुफ्त है ना, किसको बुरा लगता है? एक और चीज़ बड़ी अहम है, इसमें अभी शायद कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है, आजकल अखबारों में आ रहा था, ऑटोमेटेड शेयरिंग ऑफ टैक्स पेयर्स डेटा। जो एफबीआर ने, जो प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ बन गई हैं, उनके साथ मतलब आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करके जो टैक्स पेयर्स का डेटा है वो शेयर करना था। और यकीनन वो सीधी सी बात है भाई, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, मतलब जो नंबर ऑफ फाइलर्स हैं उन्हें बढ़ाने के लिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है डॉक्टर साहब। अगर टैक्स नेट बढ़ाना है ठीक है, लेकिन इससे फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ, और मतलब मुझे तो नहीं बस मैंने अभी, मुझे तो याद पड़ता है, खबर पड़ी थी शायद पंजाब वालों ने मांगा था इनसे एफबीआर से डेटा, और एफबीआर ने इनकार कर दिया। हाँ, वो कुछ ख़ास कुछ डेटा ऐसा होता है, मतलब वही बात आती है पाकिस्तान में, ज़ोर-ज़ोर की बात आती है, इन्फ्लुएंस की बात आती है। कुछ का इन्फ्लुएंस इतना है कि एफबीआर वाले नहीं देते, उनका अपना कोई कंसर्न होगा कि यार ये तो कुछ ख़ास लोगों का। कुछ ख़ास लोग, और इवन मतलब ख़ास लोगों में ये नहीं कि कोई जो है वो बड़े ताकतवर लोग जिन पे कोई पाकिस्तान का कानून नहीं अप्लाई करता। इवन जो लोग ऐसे आम लोग ताजिर वगैरह हो गए या इस तरह की चीज़ें हो गई, या फिर कोई रेज़िडेंशियल वो हो गए हैं, या फिर उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोग जिनकी बार प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है? तो उनका भी हो सकता है कि डेटा ना दिया हो, क्योंकि अच्छा, इन्फ्लुएंस पे बात आती है। ठीक। तो शेयरिंग अरेंजमेंट जो है सूबों और वफाक के दरमियान है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और सूबाई लेवल पे बारिंग द बलूचिस्तान गवर्नमेंट, मेरे ख्याल में हर गवर्नमेंट ने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन्होंने उनका रेवेन्यू ओवर टाइम बढ़ा भी है। लेकिन अगेन ऐसी बात नहीं, दोबारा मैं यही कहता हूँ कि डोंट जस्ट गो बाय द नंबर्स। आप उसमें ये देखें कि सूबे में फिर बाइफरकेशन करें ना उनकी भी फेडरल की तरह, कि वो डायरेक्ट से कितना कमा रहे हैं, इनडायरेक्ट से कितना कमा रहे हैं, और फिर डायरेक्ट में भी ये देखें कि कितने लोग हैं, बड़े हैं कि वही वो एक छोटी सी बेस है। भाई। मिसाल के तौर पे देखिए, बर्डन के साथ पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो 38% है। अच्छा जी। और ये फिर मेरे ख्याल में इसके अलावा जो मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे उन्होंने एक सुपर टैक्स लगाया था, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, वो भी अगर लगा लें तो करीब 45-50% तक शायद पहुंचता है। दुनिया में कहीं भी इतना ज़्यादा टैक्स जो है कॉर्पोरेट सेक्टर पे नहीं है, क्योंकि आपके पास वही एक छोटी सी बेस है। ठीक है, उनसे ही आप निचोड़ रहे हैं बस। अब मैं फाइलर हूँ, हुँ, ठीक है, अब तो मैं सोचता हूँ मैंने गलती कर ली, सही। मैं फाइलर हूँ रेगुलर, अभी साल ख़त्म नहीं होता मुझे नोटिसेस आ जाते हैं, ईमेल्स आ जाती है कि जी आप अपना एडवांस टैक्स जमा करें। यार एडवांस फाइलर फाइलर एडवांस टैक्स जमा करवा। एडवांस आप विथहोल्डिंग, एडवांस टैक्स किस चीज़ का? अभी मैंने कोई तनख्वाह रियलाइज़ नहीं की, कोई इनकम मेरी रियलाइज़ नहीं हुई, आप किस चीज़ का मुझसे एडवांस टैक्स मांग रहे हैं?
लेकिन इनके पास वही छोटी बेस है, उसी पे टैक्स लगाएंगे, उन्हीं से लेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर मैं और आप ये पूछने के हमें ये बताएं कि ये अरबपति कैसे बन गया, इन्होंने कितना टैक्स दिया है, तो ना तो आपके पास जवाब आएगा बल्कि आपको उल्टा उठा के ले जाएंगे। अच्छा, ये जो है एफबीआर और जो प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उनके दरमियान एग्रीमेंट पहले से मौजूद है कि वो डेटा शेयर करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन अच्छा, इसमें एक और बड़ा इशू है शाहिद साहब, मेरे ख्याल में उसे भी हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए। मेरा जो व्यू है इसमें, मतलब दोस्त है मेरे डॉक्टर इकरामुल हक, और वो बड़े कई सालों से वो ये बात कर रहे हैं कि एफबीआर को ख़त्म करके एक नई जो टैक्स अथॉरिटी बनाई जाए, उसे वो कहते हैं एनटीए, नेशनल टैक्स अथॉरिटी। अच्छा। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, वो आगे है जो भी उनका। अच्छा, प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ बन चुकी हैं। मेरा ये व्यू है इसमें कि एक तरह से एनटीए की ज़रूरत भी नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि एफबीआर की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, जो 18th अमेंडमेंट हुई है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 2010 में, 18th अमेंडमेंट की स्पिरिट ये है कि आप प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जो है उनको एक तरह से डेलीगेट कर दें सारी चीज़ें। मतलब, या अगर मतलब फ़र्ज़ करें अगर मेरी उस तजवीज़ पे अमल नहीं होता कंज़म्पशन टैक्स वाली, सिर्फ़ कंज़म्पशन टैक्स, तो फिर भी आप ये काम कर सकते हैं। चलें, कंज़म्पशन टैक्स आप रख के, लेकिन फ़ेडरल, मतलब यकीनन फ़ेडरल गवर्नमेंट के तहत कुछ एरियाज़ हैं, इस्लामाबाद का है और कुछ एरियाज़ अभी भी उनके तहत आते हैं। तो वो ठीक है, उनको वो करें। बाकी जो कंज़म्पशन टैक्स है, या चलें आप अभी जब जब तक ख़त्म नहीं होते दूसरे टैक्स, आप सूबों को करने दें। एक पूल बन जाएगा उसके बाद टोटल, उसमें से आपने जो करना है। एनएफसी तो अपनी जगह मौजूद है, चाहे वो फ़ेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा करे, सूबे इकट्ठा करें, जैसे भी हैं। एक मतलब फ़ेडरल पूल में जितने टैक्स हैं उनकी डिवीज़न कैसे होनी है, वो तो मौजूद है फ़ार्मूला आपके पास। तो ये इसको एक एनटीए, मैं नहीं समझता कि एनटीए बननी चाहिए या कोई ऐसी एक फेडरल अथॉरिटी होनी चाहिए टैक्स के लिए। प्रोविंसेस के पास चले जाने चाहिए सारा काम ये डॉक्टर लोग। साहब ये भी वो कहते हैं ना, बिन देयर डन दैट, इस तरह की चीज़ें हमें बहुत अथॉरिटीज़ पे अथॉरिटीज़ बनाई जा रही, जी, लेकिन अथॉरिटीज़ बनाने का कोई वो नहीं होगा। अच्छा देखेंगे कि मैंने अर्ज़ किया ना, अब मैं एफबीआर ने अगर अपना काम करना हो और हुकूमत ने करना हो, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर करना चाहे, हुँ, लेकिन नहीं करते। अच्छा, दूसरी आपने बात बिल्कुल सही की, ये वफ़ाक का काम नहीं है, और मैं ये भी बताऊँ ये सूबे का काम नहीं है। पहले एक इनका मसला होता है ना कि जी इस्लामाबाद जो है वो बहुत पावरफुल है। 18th अमेंडमेंट के बाद और 7th उसके बाद आप जाएँ ना डिस्ट्रिक्ट्स में या उससे लो लेवल पे, वहाँ पे फिर वो अब कंप्लेन करते हैं कि अब मसला सिर्फ़ इस्लामाबाद नहीं है, मसला जो है वो लाहौर, पेशावर, क्वेटा और कराची जो है वो बड़ा मसला है। अब वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो खुद से एक अथॉरिटेरियन उन्होंने एक वो लिया हुआ है। 18th अमेंडमेंट के बाद एक शिक ये भी थी कि जी आप जो है प्रोविंशियल जिसे कहते हैं फाइनेंस कमीशंस, उसके तहत आप पावर जो है फाइनेंशियल डेलीकेट करेंगे निची सतह पे, यूनियन काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या शहर की सतह पे, और तरीका भी यही होना चाहिए। फ्रांस में मिसाल के तौर पे इससे पहले अभी भी शायद वो एक सिस्टम है उनका बड़ा सक्सेसफुल, और ये काफ़ी अरसे से हंड्रेड्स ऑफ ईयर से बड़ा सक्सेसफुली प्रैक्टिस, उसे कहते हैं टेल, टेल अच्छा, टेले कहते हैं या टेल। या फिर एक उनका एक तरीका दूसरा है कि आप इसको आउटसोर्स कर दें कि एक प्राइवेट वो कि जी आप अपने इलाके से जो हुँ, डिस्ट्रिक्ट है उसमें उस इलाके से टैक्स इकट्ठा करें, उसमें आपको एक वो परसेंटेज जो है हुँ, वो दे देते हैं कि जी ठीक ठीक है है। आपने टैक्स इकट्ठा कर लिया, जी, आपकी। उसमें आप परसेंटेज आपकी है। वो बड़ा सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि देखिए अपने इलाके को मैं जानता हूँ, हुँ, आप अपने इलाके को जानते हैं। हुँ, हुँ, यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के मैं स्कर्दू या इंटीरियर सिंध या क्वेटा, वो इंटीरियर बलूचिस्तान या फाटा जो है, इस पे बैठ के मैं फैसले नहीं कर सकता और हो भी नहीं सकते। देयर आर सो मेनी इन्फॉर्मेशन एसिमेट्रीज, ठीक है? हाँ, जो जगह होंगी उधर के लोगों को, हुँ, उधर के जो कारोबार करने वाले हैं, उनको पता होगा कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना कारोबार है, जी। कौन क्या कमा रहा है एंड हू ओन्स टैक्स। तो वो सबसे सक्सेसफुल तरीका वही है। लेकिन इस पीआरआर में जो है, इस पे कोई ऐसी बात नहीं की गई। अच्छा, लेकिन ये जो है ना लोकलाइज़, अगर आप टैक्स कलेक्शन को लोकलाइज़ कर देंगे, तो ट्रस्ट तो मौजूद नहीं है। हाँ, मतलब गवर्नमेंट पे तो फिर तो समझे ये एक तरह से tyranny हो जाएगी। जो टैक्स कलेक्टर्स होंगे उनकी tyranny कायम हो जाएगी लोगों पे। उस वक़्त तक तो मेरा नहीं ख़्याल है कि मतलब ये तो एक तरह से रिवोल्ट की तरफ चली जाएगी बात फिर। सर उसमें आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा डॉक्टर साहब इस चीज़ को आप लोग समझे कि मैं सिर्फ वो इन आइसोलेशन बात नहीं कर रहा कि सर ये इख्तियार दें। ठीक है, सही है। फिर उसमें आप ये इख्तियार भी दें कि डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं अपनी तरक्की के लिए खुद प्लान बनाएँगे। डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जहाँ पे एक्सपेंडिचर करना है, हायरिंग्स करनी है, सारी चीज़ें वो खुद करेंगे, ठीक है?
वो इख्तियार उनको दे तो तब लोग मानेंगे, आप वो लोग कहेंगे कि हाँ यार ये इख्तियार तो अब हमारे पास है कि हम खुद फैसले कर सकते हैं। ठीक है जी, 100 रुपए हमने इकट्ठा किया है, इसमें से हमने 20 रुपए 30 रुपए जो है वो हमने देना है वफाक और उसको सूबे को, तो बाकी जो हमारे पास 70 रुपया बचते हैं वो हमारे पास कि हमने अपने इलाके में कैसे लगाना है। सही। तो आप फिर देखेंगे कि लोग जो है वो राजी भी, वो कहेंगे कि यार सही है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा इख्तियार की कि जी आप लोगों से सही, टैक्स कलेक्ट करने, सही। आप गवर्नेंस ओवरऑल जो है ना वो बेहतर होनी चाहिए। होनी चाहिए। मतलब हर चीज़ की कुछ प्रीरेक्विजिट्स है ना, वो पूरी होंगी तो फिर वो चीज़ हो सकेगी तरीके में आगे। अच्छा, कंक्लूजन में आपने जो बातें की हैं, थोड़ा-सा उन पे बात कर लें ताकि इसको हम कंक्लूड करते हैं अपनी गुफ्तगू को। आपके जो 2 मेजर कंपोनेंट्स थे इसके, उसमें पहले कंपोनेंट्स में 4 चीज़ें थी। हमने की ये बात सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ हुआ है। आपने तो यकीनन एम्पिरिकल स्टडी की है, आपने जाके एफबीआर में भी देखा है, उनके साथ आपके इंटरव्यूज़ हैं तो हाँ जी, नहीं ट्रांसपेरेंसी डॉक्टर साहब नहीं है ना। अब ट्रांसपेरेंसी ये है कि मुझे ये बता दें कि पहले एक होता था, कुछ साल पहले इन्होंने एक शुरू किया था, ये वर्ल्ड बैंक वाले भी आए, उनका बड़ा वो नहीं जी बड़ी ट्रांसपेरेंसी। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि यार ये जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते थे और सेनेटर्स, कुछ अर्सा पहले उनकी एक वो बुकलेट आती डायरेक्टरी आती थी कि इनके इतने ऐसा, मैंने कहा ये तीसरा साल है वो गायब हो गया, वो पब्लिश ही नहीं होती। तो कौन सी ट्रांसपेरेंसी? फिर मैंने कहा कि जी आप मुझे ये डेटा दिखा दें कि जितने लोग हैं, ठीक है, इन आपके पास इनकी वेल्थ का कितना जो डेटा है, लेट मी कंपेयर इट, मुझे पता तो चले ना कि क्या हो रहा है अक्रॉस पाकिस्तान, कौन फाइल कर रहा है, कितना वेल्थ है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, और ऊपर अगर ऊपर जा रही है तो उसके लिहाज से कितना टैक्स होगा। वो ये चीजें जब मेरे पास ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी मैं कैसे कंपेयर? फिगर्स तो आने चाहिए ना। तो ठीक ना है, मुझे उसके नाम नहीं आएँगे लोगों के, लेकिन फिगर्स तो आने चाहिए। लेकिन ना मेरे पास है वो डेटा, ना आपके पास है, ना वो देंगे। अच्छा, देखिए ना, जैसे आपने बताया था जो रिबेट्स और रिफंड्स हैं वो पड़े होते हैं बैंक में और उसको भी ये रेवेन्यू में शो कर देते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये ये इनको नज़र नहीं आती जो कर्ज़े देने वाले बैठे हैं। अपने अपने मुफाद की बात होती है। अच्छा, इसी पहले कंपोनेंट में एक और चीज़, कंट्रोल ऑफ टैक्स पेयर ऑब्लिगेशंस। इससे क्या आपने मतलब क्या देखा या क्या मुराद है? टैक्स पेयर ऑब्लिगेशंस, उनको कंट्रोल क्या? ये कोशिश है सादा अल्फाज में ये कि जी हम इसको मैनेज करेंगे कि जो टैक्स पेयर हैं जिनके ज़िम्मे टैक्स बनता है, अच्छा। तो उनको हमने किस तरीके से हैंडल करना है कि वो टैक्स दे। अच्छा, वर्ड्स ही खतरनाक है मुझे तो लगता है। मुझे देखे ना, अगर वो कंट्रोल करना है ना, आपको कंट्रोल करना चाहिए भई। वी आर लोग नहीं नहीं, हमें ये ये हमें कंट्रोल नहीं है। नहीं, हमारे लोगों में, हमारे कल्चर में बड़ा एक वो है कंट्रोल, किसी तरह हमारे पास इख्तियार हो। और इसीलिए पाकिस्तान में मतलब तरक्की नहीं हो रही, स्टेट आगे नहीं जा रही है, क्योंकि वो कंट्रोल कायम करना चाहते हैं जबकि सोसाइटी आगे बढ़ रही है। अच्छा, तीसरा है इसमें फिर कंप्लायंस फैसिलिटेशन। मुझे तो इस पे भी हंसी आती है। कंप्लायंस फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन तो एफबीआर नहीं करनी है ना, तो एफबीआर कैसे फैसिलिटेशन करता है? मतलब दोनों चीज़ें, एक तरफ कंट्रोल है, एक तरफ फैसिलिटेशन है। जब आप कंट्रोल कर रहे हैं तो आप फैसिलिटेट नहीं कर नहीं सकते। कर सकते और ना हो रही है। हाँ। मैंने आपको मिसाल दी ना, आप बिजनेस से पूछे कि अब जो वो फाइलिंग करते हैं वो पहले से आसान है या मुश्किल है, तो आपको सारे यही कहेंगे कि यार पहले से ज़्यादा मुश्किल होगी। अच्छा, एफबीआर की डेवलपमेंट बज़ाते खुद क्या होगी? मुझे ये थोड़ा-सा ना, अगर आप इसको एक मुख्तसरन एक्सप्लेन कर दें कि भई क्या मुराद है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट? वो एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। वो सिंपल सी मिसाल ये है कि आप जब ये जाते हैं ना लोगों को ये वो दे रहे हैं कि जी जाएँ आप, चले जी आ जाए, बिस्मिल्लाह करें फाइलर बन जाए। और वो देख, ये बात मैंने एफबीआर वाले उनसे जो वो साहब थे उनसे भी पूछी है, और वर्ल्ड बैंक वालों को, वर्ल्ड बैंक वाले तो कन्नी कतरा गए, उन्होंने कहा जी ये तो हमारा काम ही नहीं है, हमारा इतना कंट्रोल नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा यार लोन देने में तो आप लोग बड़े तगड़े हैं, लेकिन ये नहीं पूछते। लेकिन एनीवे, मैंने एफबीआर वाले साहब से कहा, मैंने कहा जी आप तो सारों को कह रहे होते कि फाइलर बने, मुझे ये बताएं कि एफबीआर में आप लोगों की जितनी वो वर्क फोर्स है उसमें कितने फाइलर हैं? कितने फाइलर हैं बताइए ठीक है, ज़रा? हाँ। तो उन्होंने बताया ही नहीं, उन्होंने कहा था मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हुँ, आधे भी नहीं है। वेरी गुड। ठीक है। अच्छी बात है ये तो ना। अच्छा, अच्छा, ये बड़ी ही पाकिस्तान में ना बहुत बड़े-बड़े वो एक लतीफ़े होते हैं ना। आगे। अच्छा, एक जो अभी मेरे ख़्याल पिछले साल हुआ है ना, लतीफ़ा ये आया था पिछले, मैंने तो पिछले साल ये फ़िगर्स देखे कि एफबीआर के खुद एम्प्लॉइज़ जो हैं, ग्रेड 17 के 18 के एम्प्लॉइज़ जो हैं वो टैक्स फ़ाइल नहीं करते, जी वो नहीं फाइल, रिटर्न फ़ाइल नहीं करते। नहीं नहीं करते ना, फोर्सेस वाले भी नहीं करते। चलें, वो उनको हम छोड़ देते हैं। इन मतलब जो को टैक्स, तो माफी है। नहीं, 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 माफ़ी तो नहीं है, लेकिन चलें मतलब उनको हम अभी रहने देते हैं। जो टैक्स जमा कर टैक्स कलेक्टर है, हाँ, अगर वो खुद अपने रूल्स को, उस लॉ को फ़ॉलो नहीं कर रहा है, तो वो कैसे कह सकते हैं दूसरा से? मतलब ये लोन लेने की समझें जो सबसे बड़ा रैशनल है वही ख़त्म हो जाता है। वो ही खत्म हो गया था।
पहले तो इस चीज़ के लिए लोन लेना कि अपने लोगों से आप टैक्स रिटर्न फाइल करवाएँ। हाँ, उसके लिए एक अलग से लोन लेना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, चलें हम आखिर तक पहुँचते हैं, जो आपके कंक्लूडिंग वर्ड्स हैं इससे जो रिसर्च और एनालिसिस जो आपने किया था इसमें, ऑल इन ऑल अप टिल नाउ, जो लास्ट लाइन्स हैं आपकी इसमें, PRR loan has failed to ameliorate the issues plaguing Pakistan's tax system and tax machinery for long. ये कंक्लूजन है सीधा सा, और जिससे जो ये बताता है कि जो लोन लिया गया वो कहाँ गया। वो भी ठीक फिर है, ये भी और लोन्स की तरह फिर तो और भी बिल्कुल जो वो एक मतलब बना हुआ है ना, एक क्या कहना चाहिए, एक रास्ता बना हुआ है ना जिस पे बह रही हैं चीज़ें, बस वो उसी में चला गया बह के ना। मैं दूसरे वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। 16 लोन FBR ने लिए, 12 लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिए, 4 लोन वर्ल्ड बैंक से लिए। ये तादाद सारी नहीं है डॉक्टर साहब। ये अच्छा हमको सिलेक्टेड, मैंने आपको ये टेबल जो है ये सिलेक्टेड लोन्स का बताया। अच्छा, अच्छा। ये और मेरे ख़्याल शायद सिर्फ़ ये 1989 से अब तक का है ये। जी, जी। अच्छा, उसमें भी सिलेक्टेड है ये। तो इसका मतलब है कि पता नहीं कितने लोन ले लिए और क्या कर लिया। मतलब मेरा ख़्याल है FBR ने शायद खुद इतना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं किया होगा, जितने लोन ले लिए हैं इन्होंने ना। इसीलिए तो डॉक्टर साहब मैं कहते हैं ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो तो पता लगे। हाँ जी, वही ना। तो इसका मतलब मैं तो फिर सही कह रहा हूँ ना कि FBR को ख़त्म कर दें, नेशनल टैक्स अथॉरिटी की भी ज़रूरत नहीं है, सूबों को डेलीगेट कर दें और 18th अमेंडमेंट की स्पिरिट को एक्टिवली ज़िंदा रहने दें उसे, और ये सारा टैक्स का सिस्टम जो है इनकम टैक्स भी ख़त्म कर दें, कंज़म्पशन टैक्स पे आ दें। ये सारे मसले ख़त्म हो जाएँगे, ये लोन भी ख़त्म हो जाएँगे फिर ना। अच्छा, बहुत हैरानी की बात है कि कोई चीज़ भी नहीं हो सकी है, इतने हो गए। और ये मैं समझता हूँ कि अगर एक वो भी बात है कि हमारे यहाँ मीडिया जो है, टीवी चैनल्स जो हैं, मतलब टीवी चैनल्स तो वैसे हाई पॉलिटिक्स में बेचारे उलझे हुए हैं ना, ऑब्सेस्ड विद हाई पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। जी, जी। तो बाकी भी जो अखबार हैं, सहाफ़ी हैं, मतलब व्लॉगर हैं बड़े-बड़े, उनकी भी इस चीज़ पे तवज्जो नहीं है। अगर देखा जाए तो ये मैं अभी चले सिर्फ़ 16 लोन जो हैं FBR ने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, परफ़ॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए, एफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लिए हैं, और बात पर नाला वहीं का वहीं है। वहीं पे भी है। कितना बड़ा स्कैंडल है ये। डॉक्टर साहब इस तरह के स्कैंडल जो है ना, ये हज़ारों की तादाद में है, लेकिन आपने शुरू में एक बात की थी ना कि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक आपका कोई पूछने वाला नहीं होगा, एक सिस्टम नहीं होगा ना पूछने वाला, कि मैं और आप शहरी हूँ, वो अपनी हुकूमत से पूछ सकें कि यार आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अब मेरे पास ये इख्तियार नहीं है ना आपके पास है कि मैं पूछ सकूँ ये PRR लोन आपने किस लिए लिया था? और इसका आपने किया क्या? और मुझे बताएँ कि इसके फेलियर का ज़िम्मेदार कौन है? किसी को ज़िम्मेदार ठहराया जाए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल होना पर चाहिए। डॉक्टर साहब जब तक ये चीज़ें नहीं होगी ना, किस-किस को इसमें से फीसें गईं, क्या-क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई सारी? जी। अब बल्कि मज़े की बात ये है उन्होंने दोबारा इसके अलावा मैकेंज़े को हायर कर लिया। हाँ। अब उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे कि जी आप टैक्स नेट बढ़ाएँ। अच्छा, देखिए ना शाहिद साहब, चलें जी, वो बड़ा स्कैंडल नहीं बनता और कुछ नहीं होता, कोई व्लॉगर, अखबार, टीवी चैनल इस चीज़ को नहीं उठाते हैं, और जबकि ये बहुत बड़ा इशू है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी अमेरिका में शायद इस तरह हुआ होता ना, तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल होता, मतलब टॉप का स्कैंडल होना था ये। पर लेकिन चलें, आप भी मैं भी सवाल उठा रहे हैं हम, प्राइम इंस्टीट्यूट भी ये बातें कर रहा है, और मैं खुद समझे जिस दिन ये, जब इसकी आपकी जो रिपोर्ट जब मैंने देखी थी, पढ़ी थी, और जब इसकी लॉन्चिंग हुई उसमें भी था मैं शामिल, वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ बैठे थे, और FBR वालों को बुलाया था लेकिन कोई भी नहीं आया था वहाँ पे ना। पता नहीं क्यों नहीं आए थे, शर्मिंदा थे या मतलब आना नहीं चाहते तो थे। वर्ल्ड बैंक वाले उनकी तर्जुमानी कर रहे थे। हाँ जी, वो कर रहे थे उनकी ना। अच्छा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक वाले अब ये तो नहीं कह सकते थे ना हमने गलत लोन दिया है, तो वो तो जस्टिफ़ाई करना था ना उन्होंने कि हाँ भाई हमने तो सही दिया है, उन्होंने नहीं यूज़ किया तो हम क्या करें? अच्छा, बहरहाल ये चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद ना मैं अपना जो यूट्यूब पे एक करता हूँ, मैं भी मतलब एक मेरा चैनल है, तो और वो डॉक्टर खलील ऑफ़िशियल के नाम से है, तो उसपे मैंने अगले दिन ही जाके इस रिपोर्ट को सामने रख के, और जो गुफ्तगू वहाँ पे वर्ल्ड बैंक वालों ने की थी, जो हमने की थी, जो सवाल हुए थे, उसकी पूरी एक कमेंट्री मैंने भी उस पे की थी। देखिए ना, हम अपना काम करते रहें, हमारा एक ज़मीर है और हम समझते हैं ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इन चीज़ों को सही होना चाहिए। शाहिद साहब ने रिसर्च एनालिसिस और एम्पिरिकल रिसर्च है ये, उसकी बुनियाद पे नतीजा ये निकाला शाहिद साहब ने कि दोनों बड़े 2 कंपोनेंट, 2 बड़े ऑब्जेक्टिव्स जो इस लोन के थे, दोनों पूरे नहीं हुए। और फिर इसमें इसी रिपोर्ट में ये भी चीज़ भी मौजूद है, और अभी इन्होंने सिर्फ थोड़े से उसमें से कुछ चुने थे कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से और वर्ल्ड बैंक से 89 से अब तक 16 लोन लिए गए। ये सिलेक्टेड इन्होंने बताया था, पूरे फिगर्स नहीं है कि कितने लोन लिए हैं बिहार ने। तो ये 16 लोन लिए जा चुके हैं यही चीज़ें करने के लिए, और कोई भी चीज़, कोई भी मकसद हासिल नहीं हो रहा है, और कोई पूछने वाला नहीं है कि भई ये 16 लोन कहाँ गए? और ये 16वाँ लोन जो $400 मिलियन का लिया गया, ये क्यों लिया गया?
जब 15 लोन लेके आप कुछ नहीं कर सके, तो 16 लोन लेके आप क्या कर लेंगे? लेकिन जैसे शाहिद साहब ने कहा कि भई पहले भी लोन लिए जाते रहे हैं, लिए जा रहे हैं और लिए जाते रहेंगे। लेकिन बहरहाल हमारा काम है सवाल उठाना। मैं एक चीज़ और जो कॉमन सेंस की चीज़ जो बनती है, मतलब टैक्स बढ़ाने के लिए, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप लोन ले लें, हंसी आती है इस बात पे ना। होना तो ये चाहिए था, कॉमन सेंस जो कहती है, जो अक्ल सलीम है, अगर आदमी में थोड़ी सी सेंस मौजूद हो, तो तरीका ये था कि एफबीआर अपने दूसरे कुछ अखराजात कम करके ये अपना प्रोजेक्ट बनाता और इस चीज़ को, यही दो बड़े मकसद सामने रख के काम करता। लेकिन मुझे वो याद आता है, फारूक कैसर थे और उनके बहुत कमाल का कंट्रीब्यूशन है। एक कलियां प्रोग्राम था और ये रेडियो पे भी चलता था उनका प्रोग्राम, टीवी पे भी चलता था उनका प्रोग्राम, और उसमें जो उन्होंने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स बनाए थे, उसमें एक कैरेक्टर होता था जो वो ढूँढता रहता था कहीं उसे गोरा कोई नज़र आ जाए, तो वो गोरे के पास चला जाता था और वो उससे कहता था, "गोरा साहब डॉलर देगा?" मसला ये है कि डॉलर आने चाहिए। डॉलर की एडिक्शन हो चुकी है। इस एडिक्शन से बाहर निकलना होगा और ये एडिक्शन की ज़िम्मेदारी किस पे आती है? एफबीआर पे नहीं आती है, फिनांस डिवीज़न पे नहीं आती है। ये ज़िम्मेदारी आती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे, जो मैंडेट के लोगों का इलेक्शन के ज़रिए मैंडेट लेके हुकूमत में आती है। और फिर ये चीज़ें, लेकिन वो भी, वो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव, वो पॉलिटिकल पार्टी या रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी जो भी है, जो हुकूमत में मौजूद हैं इस वक़्त, बल्कि 2 मौजूद हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। अच्छा, जब तक वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की तरफ नहीं जाएँगे, सारे प्रोजेक्ट्स, जितने लोन्स हैं, जिस मकसद के लिए भी लिए गए हैं, जिसने भी लिए, इवन गवर्नमेंट ने भी लिए, आईएमएफ से भी जो लोन लिए गए हैं और जो पीएसडीपी के भी प्रोजेक्ट्स हैं और इसके अलावा जो प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जब तक उनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं होगा और ट्रांसपेरेंटली वो नहीं होगा और वो सामने नहीं लाया जाएगा लोगों के, उस वक़्त तक मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें इसी डगर पर चलती रहेंगी। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी फिर भी, क्योंकि ये चीज़ें जारी रहेंगी।